So I welcome all the students who have joined us for this session. Today we will be hosting the fifth session of Prachand. And आज हम जुलाई का जो हमने पार्शियल करंट अफेयर्स कर लिया था उसको आगे कवर करते हुए वी वुड बी टेकिंग दैट जर्नी फॉरवर्ड. ठीक है. सो उस जितना हमने कवर कर लिया था उसके आगे का जो जुलाई का करंट अफेयर है उसको वी आर गोइंग टू कवर टुडे. सो आई होप यू हैव रिवाइज्ड what we have studied in the previous class and are thorough with it because it would be a continuation on what we have already studied. ठीक है. Okay guys, ठीक है. So I would be sharing the screen now. I hope it is visible to you. The thing that is important is you make notes simultaneously. जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके साथ simultaneously आप अपने hand written notes बनाते रहें. Because if you don't make notes, it doesn't make sense to study the class. लगभग 2 घंटे की क्लास होती है, अगर आपने उससे नोट्स नहीं बनाए तो इट इज नॉट मच यूजफुल फॉर यू. सो व्हाट आई वुड एडवाइज इज एक बार आप क्लास की वीडियो को क्लास के साथ देखो, जो जो स्क्रिबल डाउन साइमल्टेनियसली कर सकते हो करो. उसके बाद वॉच द वीडियो ऑन 2x और फिर आपको जो जो कंटेंट लगता है कि आप पहली बार में मिस कर गए या याद नहीं रह पाया उसको नोट डाउन कर लो. सो इस तरीके से इफेक्टिवली आपका 3 घंटे में पूरा क्लास रिवाइज भी हो जाएगा और आपके अपना शॉर्ट नोट भी बन जाएगा जिससे आप चीजों को रिवाइज कर लोगे. इसीलिए पेन कॉपी लेके बैठना है और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते रहना है साइमल्टेनियसली. हम ये विजन की जुलाई की मंथली कर रहे थे एंड वी वर डन विद अ मेजर पार्ट ऑफ दैट. आज हम उसी का जो टॉपिक नंबर 4 है उससे आगे स्टार्ट करेंगे. अगेन ऑल्दो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग जगहों पे है, पर अभी हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो हमारे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सके. ऑल्दो जैसे साइबर सर्विलेंस का टॉपिक है, इट कैन बी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एसएसबीज एंड इंटरव्यूज कि राइट टू प्राइवेसी वर्सेस जो इंडिया की साइबर सिक्योरिटी है उनको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, हाउ वी कैन स्क्वायर दिस सर्किल. तो दैट कैन बी अ वेरी गुड डिस्कशन पॉइंट फॉर योर एसएसबीज. बट आपका जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो अभी हम एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को फोकस कर रहे हैं. ठीक है. ओके ठीक है. ठीक है. सो दिस इज क्लियर. ओके. सो दिस इज द आइडिया. तो हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स देखेंगे. तो ऑल्दो ये बड़ी पीडीएफ्स हो जाती हैं बट हमें सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अभी स्टडी करना है. साइबर सर्वेलेंस. सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज पे वॉच रखें. अगर कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है यू कीप अ साइलेंट bird's eye view, a watch over that. So that is surveillance. What is cyber surveillance? Cyber essentially implies इंटरनेट की मदद से अगर आप किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन चैनल पे एक वॉच रख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज साइबर सर्वेलेंस. अब ये मुद्दा क्यों न्यूज में आया? ऑल ऑफ दिस केम इनटू न्यूज बिकॉज ऑफ पिगासस. अब पिगासस पे क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? वेरी वेरी अनलाइकली किस पे क्वेश्चन आएगा. मोटा सा बस इतना याद रख लो. पिगासस क्या है? एक इट इज अ काइंड ऑफ स्पाईवेयर. स्पाईवेयर यानी जासूसी के लिए यूज किए जाने वाला एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है. किसके द्वारा बनाया गया है? एनएसओ एक कंपनी है इजराइल की, उसके द्वारा बनाया गया है. अब इसका जो हैकिंग प्रोसीजर है कि उसमें इट इज अ जीरो क्लिक अटैक, यानी इसमें आपको कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना, कुछ क्लिक भी नहीं करना. इवन एक व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल आ गई तब भी ये इंस्टॉल हो जाएगा. ऑल ऑफ दैट इज यूजलेस फॉर यू. ठीक है. बिकॉज ऐसा तो है नहीं आपकी आईबी में पोस्टिंग हो जाएगी सेलेक्ट होते ही कि आपको ये सब पहले से ही पता होना चाहिए. अगेन प्रेशर बनाने वाले करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि ये मसालेदार खबर है. अंडरस्टैंड, दिस इज अ मसालेदार खबर. आपको पढ़ने में मजा आएगा, सुनाने वाले को व्यूज मिलेंगे. तो वो इस पे पूरी डिटेल आपको समझा देगा कैसे आप पिगासस को हैक करते हैं. अगेन अंडरस्टैंड, इससे हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा बिकॉज एक तो ये एंटी गवर्नमेंट जा रहा है. इट इज showing government in a negative light. It is an embarrassment to the government. So UPSC being a constitutional body is unlikely to ask questions on such things. ठीक है. बट स्टिल एट मोस्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि पेगासस क्या था? एक स्पाईवेयर है और इजराइल की कंपनी एनएसओ के द्वारा इंस्टॉल किया गया था. ठीक है. अंडरस्टैंड अब कैसे वर्क करता है, क्या उसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर है. प्रेशर बनाने की वीडियोस में आपको मिलेगा. अंडरस्टैंड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. ओके ठीक है. ओके ठीक है. हमने देख लिया पेगासस का नाम, देख लिया साइबर सर्वेलेंस. अब इंडिया में जो सर्वेलेंस होता है, अगर आपका फोन भी कई बार
ये अगेन मैं दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन, एमसीक्यू इससे बनने के कम चांसेस है। देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। तो अगर आपने कई बार सुना होगा फोन टैपिंग होती है, लोगों के फोन टैप कर लिए जाते हैं टेररिस्ट के। कई लोग चाहते हैं कि अगर वो पुलिस में चले जाएंगे फिर अपनी एक्स का फोन टैप करके सुनेंगे किससे बातें करिए। सो ये फोन टैपिंग लीगली अलाउड है इंडिया में, हाँ अलाउड है, बट इट इज अलाउड अंडर विच एक्ट? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। और ये जो फोन टैपिंग अलाउड है इट इज ओनली फॉर, ऐसा नहीं कि आप अपनी पर्सनल रंजिश के लिए करो, इट कैन ओनली बी यूज फॉर पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी एंड इट हैज टू बी ऑथराइज फ्रॉम द टॉप। होम सेक्रेटरी के लेवल से इस चीज को ऑथराइज करवाया जाना होता है, ठीक है। सो फोन टैपिंग के लिए कौन सा एक्ट इन्वॉल्व किया जाता है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। कंप्यूटर को क्या सरकार हैक कर सकती है? कैन गवर्नमेंट आस्क individuals to give access to their computers or mobiles? Yes, under the Information Technology Act, और उसका भी स्पेशली सेक्शन 69, सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गेट एक्सेस टू एनी एनक्रिप्टेड मशीन and they can ask the person to provide access to electronic communication. So that is section 9। तो कंप्यूटर्स और फोन्स दोनों का सरकार एक्सेस पा सकती है, बट उसके लिए एक लेट डाउन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसी के माध्यम से किया जा सकता है। अब पिगैसस में यही था कि लोग कह रहे थे किस एक्ट के अंदर आपने किया है ये बताओ, किसके ऑथराइजेशन से किया है ये बताओ। सो वो सरकार ने नहीं बताया, सो दैट इज व्हाई द होल कंट्रोवर्सी वाज गोइंग ऑन। अब इसकी डिटेल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये प्राइवेसी को वायलेट करता है, क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है, दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर योर डिस्कशंस, नॉट फॉर एमसीक्यू एग्जाम्स, ठीक है। ओके, एक्ट्स पे क्वेश्चन फेल्स कई बार आ चुका है पास्ट में, आप देखोगे तो समटाइम्स लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन पे क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। ओके ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज ड्रोन रेगुलेशंस इन इंडिया। अगेन दिस इज समथिंग जो बहुत ही सब्जेक्टिव है, सो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के क्वेश्चंस बहुत ही चांसेस कम है। ड्रोन्स आप सबको पता है क्या होते हैं? ड्रोन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, बिकॉज बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए इनको यूज किए जाने की पॉसिबिलिटी पे बात किया जा रहा है। सो दैट इज व्हाई दे आर इन न्यूज। तो ड्रोन्स को रेगुलेट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? एमसी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो पहली चीज ये पता होनी चाहिए, ड्रोन्स की रेगुलेशन कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बनाती है। अब उन्होंने नए लॉज बनाए, क्या क्या चीजें इनमें है, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, एक बेसिक सी चीज हमें पता होनी चाहिए, दैट इज विच इज कॉल्ड एज डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। पुराना मामला है बट इससे रिलेटेड है, तो वी शुड हैव सम आइडिया ऑफ दिस। व्हाट इज द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म? एनी ओल्ड स्टूडेंट जिसने पुरानी कोई क्लास अटेंड किया? देखता हूं कितने बच्चों ने और कहीं से भी करंट अफेयर्स और ये सब चीजें पढ़ी हैं। इंद्रजाल एक्ट में आज मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इंद्रजाल के साथ इशू ये है कि वो एक प्राइवेट एजेंसी ने डेवलप किया। तो एट मोस्ट क्या पूछा जा सकता है कि इंद्रजाल एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो वो हम आज देखेंगे एक्ट में, करंट अफेयर्स में आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। ओके ठीक है, यस बिल्कुल लक्ष्य सही जवाब। सो जो डिजिटल स्काईज प्लेटफॉर्म है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ही है। और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म किस चीज से डील करता है? जितने भी ड्रोन्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन। अब ड्रोन्स आपको ऑपरेट करना है, जैसे मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना पड़ता है, इसी ड्रोन्स ऑपरेट करने के लिए भी आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो सब लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन, ये सब जिस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है उस प्लेटफॉर्म को बोला जाता है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है व्हाट इज डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म? तो यहाँ ड्रोन्स उनके लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन जहां होता है दैट इज डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ठीक है। ओके सो दिस इज क्लियर। सो अब ये जो इसके की प्रोविजंस है, अगेन सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट थिंक क्वेश्चन आएगा। पहली चीज ये याद रखनी है कि जो ड्रोन के रेगुलेशंस आए हैं ये सिर्फ सिविलियन ड्रोन्स पे, नॉट फॉर मिलिट्री ड्रोन्स। दूसरा, क्या कंडीशन है, कौन लगा सकता है? तो 18 साल से छोटा बच्चा है, ड्रोन नहीं उड़ा सकता, पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। अब ड्रोन्स के कुछ उनको वेट के बेसिस पे कैटेगराइज करा है, ड्रोन्स हैव बीन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। तो ये याद रखना, इनमें से एक कैटेगरी याद कर लो कि नैनो ड्रोन्स होंगे 250 ग्राम से कम के, नैनो ड्रोन्स वुड बी लेस देन 250 grams, माइक्रो वुड बी लेस देन 2 kg।
तो इन दो की कैटेगरी याद रखना बस। नैनो इज 250 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हो सकता है पूछ ले कि नैनो ड्रोन्स कौन से हैं, 250 ग्राम से कम। और तो नैनो ड्रोन्स के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सिमिलरली माइक्रो अगर आप नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए एज अ हॉबी यूज करते हो तो उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बाकी सारी कैटेगरीज के लिए लाइसेंस बनवाने की जरूरत है। और वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कहाँ पे करना होगा आपको? डिजिटल स्काईज प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क को सपोज करता है, ठीक है। जैसे कहाँ पे उड़ने की परमिशन नहीं होगी, कहाँ पे आप टेक ऑफ नहीं कर सकते, ऑल दीज थिंग्स वुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द डिजिटल स्काईज प्लेटफॉर्म। फिर इसके बाद ड्रोन्स के लिए इन्होंने एयर स्पेस को कलर कोडिंग में बांटा है कि ग्रीन जोन जहां पे आप ड्रोन उड़ा सकते हो, रेड जोन जहां पे आपको परमिशन अलाउड नहीं है, और येलो जोन वहां जहां कंट्रोल्ड एयर स्पेस है। ओके, सो अगेन इस पे अनलाइकली टू बी आस्क्ड, दैट क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड इन दिस। सो रेड और येलो जोन में तो आप ड्रोन नहीं ऑपरेट कर सकते, इट इज अलाउड इन द ग्रीन जोन विदाउट प्रायर परमिशन। येलो के लिए यू हैव टू गो एंड सीक परमिशन। बाकी ये सब डिटेल अगेन ऑल ऑफ दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो वी कैन स्किप दिस राइट नाउ। अब ये अगर कोई रोप ड्रोन आ जाए तो उसे कैसे डैमेज कर सकते हैं, रेडियो जैमर, जीपीएस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको बस नाम पता होना चाहिए। एक और ऐसे ही एक चीज है जो अभी कोई बच्चा डिस्कस कर रहा था, इंद्रजाल। ये इंडिया का एक एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा डेवलप की गई है। सो इंद्रजाल भी इसी में एक तरीके का एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ड्रोन पायलट बनने के लिए बेटा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आप अप्लाई कर सकते हो, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में, वहां आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। यस, ज्योतिरादित्य सिंधिया डांगी बिल्कुल सही मिनिस्टर है। ओके, नहीं नया, ये जोन्स आर नॉट बेस्ड ऑन पॉल्यूशन, दे आर बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी, कि वहां पे ड्रोन अगर अलाउ कर दिया जाए तो वो कुछ डैमेज ना क्रिएट कर दे, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। ड्रोन से रोहन, एक तो ये वेट कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है कि इनकी डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म्स क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड। इंद्रजाल फाइल्स आज अलग से टॉपिक आएगा तो उसको हम उस टाइम पे देख लेंगे, अभी वो टॉपिक आएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अभी तो, ठीक है। तो क्लाइमेट फाइनेंस को लेके ये स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट आई है, आई डोंट थिंक क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड ऑन दिस, सो वी कैन स्किप दिस। अब ये क्योंकि सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलायंस के द्वारा प्लस वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो एक तो ये रिपोर्ट इतनी हाई फाई नहीं है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, सो वी कैन इजिली स्किप दिस। तो ऑल्दो अब इसमें देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज स्टैटिक नॉलेज। तो आपको यार ये जहां भी आपने एनवायरमेंट पढ़ा है वहां ये सब पता होना चाहिए। व्हाट इज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, व्हाट इज ग्लोबल क्लाइमेट फंड, व्हाट इज अडेप्टेशन फंड, व्हाट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्टैटिक, ये जहां से भी आपने एनवायरमेंट पढ़ा है वो पता होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये $100 बिलियन पर ईयर मोबिलाइज करने का क्या प्रॉमिस करा था डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर। तो ऑल ऑफ दैट इज स्टैटिक, ठीक है। सो ये आपको स्टैटिक में पढ़ना होना चाहिए, दिस इज नॉट करेंट। ओके, सिमिलरली ऑल दीज इनिशिएटिव्स आर स्टैटिक का पार्ट, कि ये फॉरेस्ट एफसीसीएफ होता है, ये क्या है, इसी में एक चीज होती है रेड, रिड्यूसिंग एमिशंस थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड रिड्यूसिंग एमिशंस थ्रू डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो ये रेड प्लस को फाइट करने के लिए क्या स्कीम चल रही है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के अंदर कैसे फंड प्रोवाइड किया जाता है एफॉरेस्टेशन के लिए, ऑल दीज आर स्टैटिक जीके का पार्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में। तो इसके लिए बस इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक नई कमीशन फॉर्म की गई है एक बिल पास होने के बाद। द बिल का नाम है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द एनसीआर रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो रिसेंटली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। सो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कमीशन बनाई गई है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कमीशन फॉर विच रीजन, एनसीआर, यानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर वाला रीजन, प्लस जो उनके नियर बाई एरियाज है, एडजॉइनिंग एरियाज है, उसके लिए कमीशन बनाई गई है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आ सकता है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन कैसी बॉडी है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाइदर इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन का। किस एरिया पे फोकस कर रही है? एनसीआर एंड नियर बाई एरियाज पे फोकस कर रही है। इसको बहुत ज्यादा पावर दी गई है। इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉडी बिकॉज इसके जो ऑर्डर्स होंगे दे वुड सुपरसीड। अगर इन्होंने कोई ऑर्डर इशू कर दिया तो इट वुड प्रिवेल ओवर वो बाकी जो ऑर्डर्स हैं, चाहे उनकी स्टेट दिल्ली सरकार कोई ऑर्डर करे या सीपीसीपी कोई ऑर्डर करे या स्टेट लेवल की कोई भी बॉडी कोई ऑर्डर इशू करे। अगर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने कोई ऑर्डर कर दिया तो वो ऑर्डर सर्वोपरि होगा, दैट वुड रूल ओवर द अदर ऑर्डर्स। सो एक इसको ये बहुत पावरफुल दी गई है। इसकी जो कंपोजिशन है, इस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के मेंबर्स कौन कौन होंगे? इसका जो चेयरपर्सन होगा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का एक सरकारी कर्मचारी होगा। बाकी उसके अलावा इसमें फुल टाइम मेंबर भी होंगे और इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर्स भी होंगे, एनजीओ और ये सब के भी लोग होंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो चेयरपर्सन होगा वो एक सरकारी बाबू होगा। सो इट वुड बी अ ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का अफसर। उसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स भी होंगे और इंडिपेंडेंट मेंबर्स एनजीओ थिंक टैंक इन सब से भी होंगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। इसका लक्ष्य क्या है, इसका पर्पस है, ये जो दिल्ली में आप हर साल सुनते हो कि विंटर्स में काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो गई, दिल्ली में विंटर में सांस लेना इज इक्वल टू स्मोकिंग 10 सिगरेट्स अ डे, और ऑल दीज काइंड्स ऑफ न्यूज। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा रेड ही रहता है। तो ये सब जो न्यूज़ें आती हैं आपकी, ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर, इस तरीके की समस्याएं फ्यूचर में ना हो इसके लिए ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बनाई गई है। ठीक है, बिल्कुल। संगरकार कह रहे हैं ऑनलाइन पीपल हु आर नॉट अटेंडिंग लाइव डोंट बी अ मुफ्तखोर। अब आप मुफ्तखोर हैं स्टूडेंट्स तो कोई बात नहीं, मुफ्त का माल इतना ही मिलता है। सो चलिए, जितना आपने मुफ्त का माल एंजॉय करना था कर लिया। बिल्कुल, दिल्ली में पटाखे वटाखे बैन सब इसीलिए होता है कि ये पॉल्यूशन वाला इशू क्योर हो सके। इसके अलावा भी क्या क्या रिसेंटली इनिशिएटिव्स लिए गए। आप सबको पता है दिल्ली में स्मोक टावर इंस्टॉल किया गया, हमने देखा। इसके अलावा एक और चीज आप सभी ने सुना होगा कि ये पराली को जलाने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। जो रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू होता है, उसकी बर्निंग की वजह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, वो दिक्कत ना है, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप किया। देखता हूँ कितने बच्चे जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। उस प्रोडक्ट के माध्यम से यह है कि उसको अगर किसान अपने खेत में स्प्रेड आउट कर देगा तो क्या होगा, उसकी जो फसल में जो उसको जलानी पड़ती थी वो खुद ब खुद मिलके सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसको फसल जलानी नहीं पड़ेगी। सो भारत सरकार और दिल्ली की सरकार उसको काफी ज्यादा पुश कर रही है। उस इनिशिएटिव को भारत और दिल्ली की सरकार काफी ज्यादा पुश कर रही है। दिल्ली सरकार तो इवन ये तक कह रही है कि ये चीज फ्री में फार्मर्स को प्रोवाइड कराओ ताकि वो इसका एडवांटेज लेके अपने फसलों को ना जलाएं, और नहीं जलाएंगे तो इवेंचुअली दिल्ली में पॉल्यूशन कम होगा। तो उसका नाम कोई जानता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थिंग? देखता हूँ कितने बच्चे सही बता पाते हैं। ओके, यस, इट इज पूसा बायोडिकम्पोजर। करेक्ट जवाब, इट इज पूसा बायोडिकम्पोजर। पूसा बायोडिकम्पोजर। सो असल में ये पूसा बायोडिकम्पोजर क्या करेगा, इसको आप खेत में फेंक दोगे, उससे जो भी राइस की स्टबल बची थी, जो राइस की पराली का नीचे का हिस्सा बचा था, वो अपने आप सॉइल में डिसॉल्व हो जाएगा। और उसकी मदद से क्या होगा, वंस इट गेट इन डिसॉल्व इनटू द सॉइल तो फार्मर को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज, और दिल्ली सरकार काफी पुश कर रही है इसको, पूसा बायोडिकम्पोजर का। तो हो सकता है एग्जाम में सवाल आ जाए कि व्हाट इज पूसा बायोडिकम्पोजर। ओके, सो दिस इज क्लियर। अभी तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टिल नाउ? ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क। किसी को कुछ भी डाउट हो इतने में तो प्लीज आस्क। अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं सो ये तो एडवांटेज कम से कम लिए लीजिए।
यस, हु इज द हेड पूछ रहे हैं कई बच्चे। तो ये जो कमीशन बनी है, इसके प्रेजेंटली हेड डॉक्टर MM कुट्टी है। सो MM कुट्टी साहब इज द प्रेजेंट हेड ऑफ दिस कमीशन। ओके ओके, इन्फिनिटी बोल रहे हैं 24 ग्रुप्स में शेयर किया। आई होप इसी तरीके से हर एक बच्चा करता तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट। ठीक है, MM कुट्टी यार नाम याद रख लो। वैसे पुराने पर्सन अपॉइंटेड है, नए अपॉइंटी नहीं है। वो कोई बच्चा डाउट में पूछ रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, अंजलि AQMC के हेड बताए डॉक्टर कुट्टी। आशीष मैं आपका मैसेज देख पा रहा हूँ, डोंट वरी। अब हाँ, अब क्या इस पे और क्या क्या पावर है इस कमीशन पे? क्या ये पेनल्टी लगा सकती है? बिल्कुल पेनल्टीज लगा सकती है। इट कैन इम्पोज फाइनेंशियल पेनल्टीज अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक की फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगा सकती है। तो अमाउंट नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ, इस पे पेनल्टी लगाने की पावर है। उसके अलावा वेरियस एक्टिविटी की, यहाँ पे ये एक्टिविटी बंद करो, ये एक्टिविटी स्टार्ट करो, ये सब ऑर्डर करने की भी इस पे पावर है। अगर इसका कोई ऑर्डर है और उससे कोई नाराज है, तो वो अपील के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा सीधे? नहीं, ही वुड हैव टू गो टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। तो अपील लाइज ऑफ दिस, इट्स अपील लाइज विद द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसके जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे वो कैसे इलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होंगे? जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, और उस कमेटी की बेसिस पे इट वुड बी डिसाइडेड कि AQMC को कौन हेड करने वाला है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है उसको कौन हेड करेगा, इट वुड बी डिसाइडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी हेडेड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, ओके ओके, सो दिस इज क्लियर। अब ऑल ऑफ दिस इज थ्योरी कि दिल्ली के पॉल्यूशन का क्या रीजन है, कैसे हम उसको फाइट कर सकते हैं। हाँ, जानने सुनने के लिए अच्छी चीज है, बट अगेन एग्जाम में चांसेस आने के कम क्वेश्चन है ये। अब मैंने ये मुद्दा क्यों आपको डिटेल में पढ़ाया, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो तो एन कैप पे 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पुराना इनिशिएटिव था 2019 का, और इसके बेसिस पे आप देखोगे एग्जाम में एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। सो दैट इज वाई अब क्लीन एयर प्रोग्राम का भी टारगेट वही था जो AQMC का टारगेट है। सो इस पे क्वेश्चन आए। भारत स्टेज 6 जब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, भारत स्टेज 6 पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए जो फ्यूल स्टेज थी उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया, उस पर क्वेश्चन आ चुका है। फेम पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो नया इनिशिएटिव आया है, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दैट इज वाई आई टोल्ड यू दिस इन सम डिटेल। अदरवाइज नेम एसोसिएशन करके बढ़ सकते थे। तो अगेन ये डेप्थ आपको आप खुद से डेवलप करनी पड़ेगी कि कैसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक डेप्थ में पढ़ना है, कौन सा हवा हवाई। मैन्योर की तरह हर्षिता, जब वो डिजोल्व हो जाएगा ना, पूसा बायोडिकम्पोजर, जब उस जो स्टबल बचा हुआ है वो जब ग्राउंड में डिजोल्व हो जाएगा, ऑब्वियसली जब वो, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज है तो वो सॉइल में डिजोल्व होगा, इट वुड एक्ट एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर ऑल्सो। ठीक है, नहीं, इट वुडेंट हार्म द सॉइल, फॉल्स। वो तो एक्चुअली एक तरीके से सॉइल को हेल्प करेगा। ओके, वी आर डूइंग दिस फॉर जुलाई बेटा, विश्व रंजन। ओके, हाँ, इवन ऑड ये सब पुराने इनिशिएटिव है, इन पे क्वेश्चन नहीं आएगा। है तो बहुत इनिशिएटिव, अगेन अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करानी है, तो मैं हर एक चीज आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको मन है तो आप ये पूरी चीज पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ वही चीज बता रहा हूँ जिससे इस बार के पेपर में आपके MCQ फंसेंगे। जानने के लिए तो हर एक चीज अच्छी है, आपको फेम की डिटेल में जाके भी जान सकते हो कि बैटरी के लिए क्या सब्सिडी है और व्हीकल के लिए क्या सब्सिडी है। अगेन हम एग्जाम पे फोकस करेंगे अभी। ठीक है, सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था, ये 5 ईयर इनिशिएटिव है एयर पॉल्यूशन कर्व करने के लिए अक्रॉस 102 या 103 सिटीज इसमें ओरिजिनली सेलेक्ट की थी। टारगेट क्या क्या था, क्या क्या रिड्यूस करना है? PM 2.5 के लेवल। ओके, सो दैट वाज द प्लान जो इसके अंदर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में लॉन्च किया गया था। सिटी स्पेसिफिक इसमें एक्शन प्लान्स बनाने थे। सिमिलरली देयर वाज दिस ग्राफ, ये भी पुराना है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ये बेसिकली क्या कहता था, अगर एयर क्वालिटी 10 गई तो हम X चीज करेंगे, अगर एयर क्वालिटी और ड्रॉप करके 100 हो गई तो हम Y चीज करेंगे, और ये और ड्रॉप करके 1000 हो गई तो ये हम Z एक्शन करेंगे। तो ये कहता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स था कि अगर X एयर पॉल्यूशन हुआ तो हम Y चीज करेंगे, अगर ए पॉल्यूशन लेवल हुआ तो हम बी चीज करेंगे। सो दैट वाज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ये भी किससे रिलेटेड था? NCR में पॉल्यूशन को फाइट करने से। तो ये पुराने इनिशिएटिव्स थे। ओके विजेंद्र, लेट्स मूव अहेड नाउ। सितंबर की करंट अफेयर्स एंड में होगी बेटा, बिकॉज पहले वो चैप्टर्स करेंगे जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है। बिकॉज सितंबर
में एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो चांसेस कम है कि उससे क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, बट उसको भी हम करेंगे एट द एंड। नेक्स्ट है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, बस ये याद रखना है कहां बन रहा है, इट इज बीइंग सेट अप एट पटना। इंडिया का और एशिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। तो आप सभी को पता है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? कमेंट करके बताओ फटाफट से। व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? बिल्कुल, सुसु। सुसु इज द नेशनल एक्वेटिक एलिफेंट। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज सुसु। और गैंगटिक डॉल्फिन, सो ये गैंगटिक डॉल्फिन एक्चुअली आप सभी ने पढ़ा हुआ है विक्रमशिला। विक्रमशिला में लोकेटेड है इंडिया की डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो गैंगटिक डॉल्फिन्स बिहार के विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट की जाती है, बिकॉज बिहार इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहां पे आप इन गैंगटिक डॉल्फिन्स को लोकेट कर सकते हो। सो इसीलिए इन डॉल्फिन्स का जो रिसर्च सेंटर है वो भी बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के माध्यम से बनवाया जा रहा है। ओके ओके, सो दैट इज देयर। इसको अलग अलग जगहों पे फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स की अलग अलग वेराइटीज है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, हमारे में इतनी डेप्थ में नहीं आता। हमें पता होना चाहिए कि ये जो गैंगटिक डॉल्फिन है इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना वाले इसमें। तो कोई बच्चा बोल जाएगा इंडस में क्या ये मिलती है? नहीं, इंडस में डॉल्फिन मिलती है क्या? हाँ मिलती है, लेकिन इंडस में जो डॉल्फिन मिलती है वो इंडस की ही वेराइटी है, उसको भूलन बोलते हैं वहां पे लोकली। सो एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि गैंगटिक वाटर डॉल्फिन आपको कहाँ मिलेगी? ओनली गंगा, ओनली गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन ऑप्शंस में से, या इंदस, गंगा इंदस ब्रह्मपुत्र ऐसा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा में भी मिलती है, ब्रह्मपुत्र में भी मिलती है, और जब ये मिल जाती है तो जो मेघना रिवर है उसमें भी मिलती है। इसके अलावा कर्णफुली संगू जो रिवर सिस्टम है बांग्लादेश की तरफ भी जो जाता है उसमें ये मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे करनाली हो गई, सप्तकोसी हो गई, इनमें भी ये मिलती है, ठीक है। इंडस रिवर में बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए इंडस रिवर में गैंगटिक डॉल्फिन नहीं मिलती। इंडस रिवर में इंडस की डॉल्फिन मिलती है, इंडस डॉल्फिन मिलती है जिसको भूलन बोलते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये सब बेसिक चीजें आपको पता ही होंगी कि अंधी होती है, ये साउंड की मदद से नेविगेट करती है। तो ये सुसु अंधी होती है, ये पता होना चाहिए। बाकी सब इसकी जेनरिक इंफॉर्मेशन है, अनलाइकली टू बी आस्क्ड, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज सुसु। Females are larger than males, unlikely to be asked इतना डिटेल में, we wouldn't be able to prepare also। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन बहुत ही नया है, 2020 में ही लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। आइडिया क्या है? वही कि गंगटिक डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी इलीगल पोचिंग ना हो, उनको इलीगली मारा ना जाए, फिशरमैन उनको इलीगली पकड़े ना, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, ऑल ऑफ दैट। तो दैट इज प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 का। ओके, बिल्कुल सही जवाब, सारे साथी सही जवाब दे रहे हैं। सो दैट इज देयर। बस अपने को अभी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या रखनी है, कहाँ पे ओपन किया गया है? पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा बिहार में ओपन किया गया फर्स्ट डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है इंटरनल माइग्रेंट्स। अगेन माइग्रेंट क्राइसिस एक दुखद एपिसोड इन इंडियाज हिस्ट्री, बट अगेन क्वेश्चंस आर अनलाइकली टू बी आस्क्ड। अच्छा ये बता दो जरा, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इसका नाम क्या था? ये मैंने शायद जो फर्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास ली थी उसमें पढ़ा था। फर्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में इसका नाम बताया था, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अब पता लग जाएगा कितने बच्चे सीरियसली क्लासों को पढ़ते हैं। लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। आई हैव टॉट यू, मैंने ये भी बताया था कि कैसे इस पे काफी सारी चीजें चल रही हैं। सो लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल, हीरो कुमार, सुदेश, अंशु, बिल्कुल अंजलि, आप डार्क आर्ट यूज कर सकते हो। यस, करेक्ट, इतने बच्चों ने अभी तक सही जवाब दिया। इट इज ई श्रम पोर्टल, याद करो हमने पढ़ा था ना ये। तो एग्जाम में अब सवाल आ सकता है कि नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, उसका नाम क्या है? ई श्रम, प्रयास, अलग अलग तपस, ऐसे नाम दे देगा, फिर आपको बताना होगा, फिर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ई श्रम हमने स्टडी करा था। रादर देन रीडिंग 10 करंट अफेयर्स, इसी को बार बार पढ़ते रहो, आपको याद होंगी चीजें। सरकार ने हम सभी को पता है माइग्रेंट्स के टाइम पे काफी सारी चीजें की है। वन नेशन वन रेशन कार्ड की स्कीमें बोला है,
2021 जुलाई के महीने के बाद से सबको, इवन माइग्रेंट्स को एक्सेस दिया जाए, ड्राई रेशन दिया जाएगा, ये सब चीजें जो सरकार ने करी माइग्रेंट क्राइसिस के टाइम, ऑल ऑफ दैट वाज देयर। इंडिया में माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा संख्या में है। अगेन ये सब चर्चा की, जब आपको बात करनी हो, चर्चा में जाना हो, कहीं चाय पे चर्चा हो, एसएसबी में चर्चा हो, तब ये सब जानना चाहिए। अभी तो हम एमसीक्यू वर्दी कंटेंट इसमें कम ही लग रहा है। ओके, अब जैसे हमने वहां याद करो एक स्कीम देखी थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, और उसके लिए हमने क्या देखा था कि ये जो ई श्रम पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, आपको डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, डेथ का इंश्योरेंस कवर मिलेगा अप टू 2 लाख रुपए। और हमने देखा था कि ये पीएम श्रम योगी मानधन, जिसमें पेंशन स्कीम है आफ्टर 60 years ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो अगर ई श्रम में वो रजिस्टर कर लेंगे तो एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा ताकि उनकी पेंशन उनके खाते में आती रहे। सो ऑल ऑफ दैट वाज देयर। अब ये प्रोजेक्ट चंगा थी है, तो कोई प्रेशर बनाने वाला जरूर इसको पढ़ाएगा, क्योंकि नाम भी इंटरेस्टिंग है, प्रोजेक्ट आ गया नाम में और यूनिक सा नाम लग रहा है, तो आप सोचोगे एमसीक्यू फंस जाएगा, पर नहीं। देखो यूपीएससी के लेवल का जो एग्जाम है, तो वो स्टेट इनिशिएटिव्स पे बहुत ही रेयरली सवाल पूछता है। ऑल्सो अगर वो ओपोजिशन रूल्ड स्टेट हो तो और भी कम चांसेस होते हैं। तो हाँ, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस अगर आप कभी एसएसबी में जा रहे हैं तो यू कैन यूज दिस एज एन एग्जाम्पल, कि जैसे केरला अपनी स्टेट में माइग्रेंट्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट चंगाथी चला रहा है, वैसे ही और स्टेट कर सकते हैं। तो एसएसबी में यू कैन यूज दैट, इंटरव्यू में यू कैन यूज दैट, बट डायरेक्ट इस पे एमसीक्यू आए चांसेस आर वेरी लेस। ठीक है, सो इस तरीके से यू कैन ऑलवेज रिड्यूस योर मेंटल लोड। सिमिलरली एक स्कीम थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो जो माइग्रेंट्स अपने स्टेट में वापस गए थे उन्हें उसी स्टेट में जाके जॉब मिल सके बाय मैपिंग देयर स्किल। अब कोई सपोज दिल्ली में कोई बिहार का मजदूर था, दिल्ली में वो राजमिस्त्री का काम करता था, बिल्डिंग बनाने का काम करता था, अब वो बिहार जब अपने गांव जाए, सिरसा सासाराम अपने गांव में वापस जाए, तो वहां जाके लोगों को बताओ कि अच्छा है राजमिस्त्री का काम करता था एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो उससे सिलाई का काम ना ले, कढ़ाई का काम ना ले, वो उससे राजमिस्त्री का ही काम ले। सो इस तरीके की स्किल मैपिंग हो सके और उन्हें उन्हीं लोकल एरियाज में जॉब मिल सके, इसके लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया था। ठीक है, ओके, ग्रेट। यस बिल्कुल शिवांगी, तपस डिफरेंटली एबल्ड के लिए था। और याद करो वो प्रिया एक्सेसिबिलिटी वॉरियर, वो भी डिफरेंटली एबल्ड के लिए एनसीईआरटी के द्वारा पोर्टल बनाया गया था। ठीक है, नहीं ई श्रम बेटा पोर्टल था। जौहर सही बता रहे हैं, प्रियम श्रम योगी मानधन योजना के अंदर पेंशन मिलेगी। हमने देखा ना, जो भी 18 साल से बड़ा है और उसको इनकम टैक्स या इस तरीके किसी सोशल सिक्योरिटी में नहीं आ रहा, दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पीएम श्रम योगी मानधन। ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू मस्ट हैव ऑन योर टिप्स। जो ऑलरेडी पढ़ लिया उसको अच्छे से होल्ड करो, रादर देन गोइंग फॉर 10 डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। सो इस साल काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल। हमारे दो यूपी गवर्नमेंट में एक ड्राफ्ट प्रोविजन बिल चल रहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो उसके बेनिफिट्स कट करेंगे, ये करेंगे, और इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देंगे। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। अपने अभी जब ये सब हो जाएगा, सरकार पास कर देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पॉपुलेशन पे करेगी, तब इंपॉर्टेंट है। अभी एक बेसिक चीज याद कर लेते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन फर्टिलिटी। तो कोविड का इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे क्या पड़ा वो। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। आई गेस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे एक बार एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है कि कब मनाया जाता है, तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज क्लियर। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थीम नाउ। अब इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब का है? 11 जुलाई का है। और थीम क्या थी उसकी इस बार की? इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन फर्टिलिटी। तो कोविड का इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे क्या है? अब काफी सारी स्टेट्स पॉपुलेशन पे लॉ बना रहे हैं, जब वो सब बन जाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मेजर लॉ बनाएगी तब देखेंगे, अभी तो ये सब इज नॉट इम्पोर्टेंट।
इंपॉर्टेंट कि हाँ आपके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट आर द गुड स्टेप्स, क्या गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा कोर्सिव मेजर है या हमें कुछ और करना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर गुड फॉर डिस्कशन, बट एमसीक्यू पे इनकी पोटेंशियल थोड़ी कम है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट, या कई बार ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि आइडल टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए, दैट इज विच इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट लेवल। यानी अगर हर महिला और हर एक कपल इतने बच्चे प्रोड्यूस करेगा तो देश की पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, ना ही पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी ना ही ज्यादा होगी। सो हर एक महिला को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, अभी आदमी बच्चे आजकल पैदा नहीं कर सकता, अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई, महिला ही पैदा कर सकती है। तो महिला कितने बच्चे पैदा करे, 2.1 बच्चे पैदा करे, दो नहीं 2.1। अभी भाई 0.1 बच्चा कैसे पैदा करे, हाथी पैदा करे उसका या नाक ही पैदा करे, ऐसा नहीं है, ये एक मैथमेटिकल नंबर निकल के आया है, एवरेज निकाला गया है, उससे ये नंबर निकल के आया है। हाँ बिल्कुल, तीन भी करना चाहे तो श्रद्धा है आपकी, पर 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट है। और अगर आप 2.1 बच्चे पैदा करोगे तो देश में जो कोई भी कभी खतरे में नहीं आएगा, बिकॉज पॉपुलेशन रिप्लेस होती रहेगी। सो दैट इज 2.1 का नंबर, इट इज अ मैथमेटिकल नंबर। टू, अब मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको कुछ बीमारी लग गई, वो मर गया, तो इसलिए ये नंबर 2.1 आता है, ठीक है। ऑल्सो मैथमेटिकल एवरेज है तो इसलिए भी 2.1 आता है। हाँ, इंडिया को रिड्यूस करके 2.1 लेके आना है। इंडिया में एक और चीज है, व्हाट इज दैट, इंडिया में देयर इज दिस क्लीवेज इंडिया, ये इकोनॉमिक सर्वे का पुराना टर्म है, वैसे जब हम एसएसबी की कभी अगर मौका मिला बात करेंगे तब देखेंगे। इंडिया में नॉर्दर्न स्टेट्स जो है उनका तो टीएफआर हाई है, जैसे बिहार जो है उसका तो 3 के भी पार है, और जो केरला है उसका 2 से भी कम आ चुका है। तो इंडिया में एक डिवीजन पैदा हो रहा है इंटरनली, दैट इज इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाफ, विच इज कॉल्ड एज क्लीवेज। क्लीवेज समझते हो, क्लीवेज क्या होता है, जो बेटा देखते हो क्लीवेज वाला क्लीवेज नहीं है ये, क्लीवेज मतलब होता है दरार। हाँ, जो आप देखते हो उसमें भी दरार होती है दो चीजों के बीच में, पर ये दरार देश के दो भागों में, खंडों में बनती जा रही है, तो इट इज कॉल्ड एज क्लीवेज इंडिया। इंडिया में क्लीवेज डेवलप हो चुका है। ऐसा क्लीवेज नहीं है कि आप देखो कि भाई ये क्लीवेज है कि नहीं है, ये आपको डेटा एनालाइज करोगे तब आपको ये क्लीवेज दिखेगा। आप देखोगे जो बिहार है, यूपी है, इन जगहों पर टोटल फर्टिलिटी रेट हाई है, लेकिन जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां टीएफआर लो है। तो इंडिया में क्लीवेज डेवलप हो रहा है। दिस वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे अरविंद सुब्रमण्यम जब थे, ठीक है। यस, जियो पारसी मैंने पहले पढ़ाई थी ना, पारसियों में उल्टा हो रहा है। एक स्कीम चली है जियो पारसी, अब ये नहीं है कि उनमें पारसियों को जियो का सिम बांटेंगे वाली जियो पारसी स्कीम नहीं है। तो इसका मैं बता देता हूँ, वैसे पुराना करंट अफेयर से अनलाइकली टू बी आस्क्ड, लेकिन आपको मजा आएगा जानने में तो इसलिए बता देता हूँ। जियो पारसी स्कीम है, तो इसमें क्या है, पारसियों की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रही थी जोरास्ट्रियन रिलीजन के। जो स्मृति ईरानी मैडम है वो इसी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, पारसी को। तो इनकी पॉपुलेशन ड्रॉप हो रही थी, तो सरकार ने जियो पारसी इनिशिएटिव किया। क्यों, एक तो पारसी लोग क्या कर रहे थे, शादी नहीं कर रहे थे पारसी लड़के लड़कियां। दूसरा जो कर रहे थे, कई बार वो आउटसाइड कम्युनिटी के साथ कर ले रहे थे, जिससे उनको, स्पेशली अगर कोई पारसी फीमेल अपनी फैमिली के बाहर शादी करती है तो उसको उसकी फैमिली से बेदखल कर देते थे, ठीक है। ऐसा कई बार हिमाचल के भी कई लोगों में होता है कि उनकी जो लाड़ी होती है, अगर वो बाहर की होती है तो वो उसको अपनी कम्युनिटी से बाहर कर देते हैं। सो दैट इज देयर। तो जियो पारसी में क्या हुआ, तो इन्होंने काफी कैची टैगलाइंस प्रमोट की थी, उनमें से एक बहुत फेमस टैगलाइन हुई जिसको एड वेड के अवार्ड भी मिले, दैट वाज डोंट यूज अ कॉन्डम टुनाइट। सो दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टैगलाइंस दैट दे प्रमोटेड। तो लोग सरप्राइज हो गए कि भारत सरकार का एड आ रहा है भाई। पहले तो भारत सरकार इतना ऐड करती थी कि यूज करो निरोध, रहो निरोग, ऐसे ऐसे, और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी टैगलाइन यूज कर रही है। सो द आइडिया वाज कि पारसी कम्युनिटी पे ये टारगेटेड थी, नॉट फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी, ठीक है। सो इट वाज फॉर पारसी कम्युनिटी, डोंट यूज अ कॉन्डम टुनाइट। सो इसको काफी अच्छा ये सक्सेस रेट रहा इनका, इट वाज स्कीम को आगे कंटिन्यू भी किया, सो दैट वाज देयर, ओके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दामिनी पहले बताया था, सही बात। शीनू बिल्कुल सही कह रहे हो, ओके ठीक है, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव अहेड। आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप लिए, वन जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज मिशन परिवार विकास। तो ये इंडिया की जो हाई फर्टिलिटी स्टेट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे एक टारगेटेड अप्रोच चलेगी भारत सरकार की,
जिसके माध्यम से वो क्या करना चाहेंगे, दिस इज अ टारगेटेड अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उन स्टेट्स में जो हाई फर्टिलिटी स्टेट्स है वहां पे टारगेटेड इंटरवेंशन किया जाएगा। वहां पे जो नए नए शादीशुदा कपल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिव किट दी जाती है। वहां सास बहू सम्मेलन होते हैं जिसमें सासों को बताया जाता है कि आप बहुओं से कहो मत कि जल्दी बेबीज प्रोड्यूस करें। और इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कुछ नई वैरायटी जैसे इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव अंतरा, और इसी तरीके की दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव जो ली जा सके दैट इज छाया। तो अंतरा छाया क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ठीक है। उस तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। सो बस ये नाम पता होना चाहिए, एमसीक्यू में वन लाइनर में नाम आ सकता है, अंतरा क्या है, छाया क्या है। तो अब ये आप सोचने लगो कि ये गाना है, ये इसका मुखड़ा है, ये इसका अंतरा है, तो ये गाने से रिलेटेड होगा। तो ऐसा नहीं है बेटा, ये इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। दूसरा क्या है, छाया है। छाया भी सूरज उरज से कुछ लेना देना नहीं है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव है। मिशन परिवार विकास क्या है, परिवार के विकास को के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव दी जा रही है ताकि बच्चे पैदा ना करो। ओके, so that is all been there. नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से भी आप गेस कर सकते हो फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट है तो कौन निकालता होगा, एफएओ। सो हंगर वंगर पे बात करता है, अनलाइकली टू बी आस्क्ड। ट्रैफिकिंग इन पर्संस का अभी ये बिल ही स्टेज में है, तो जब ये बिल पास हो जाएगा तब देखेंगे। अभी तो ये बिल स्टेज में है, तो इसको बिल की स्टेज में है तो हम भी बिल ही रहने देते हैं, कैश बाद में करेंगे इसका, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। इतने में किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट? हाँ, सुन रहे होगे तभी डाउट होगा, आप सुन ही नहीं रहोगे तो कैसे डाउट होगा। ओके, बिल्कुल। सो नेक्स्ट है, अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। अच्छा, इसका सबसे पहले बताओ, मैंने एक पुराना करंट अफेयर्स बताया था आपको। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है वो कौन सी है? कौन सी है बताओ जरा, ये पहले पढ़ा चुका हूं। देखते हैं कितने, बिल्कुल विजेंदर का सही जवाब आता हुआ सबसे पहले, गिरिराज का सही, कार्तिकेय का बिल्कुल सही, अनिकेत, सज्जन, चिंटू, चिंटू का गलत है, हर्षिता सही, ग्रेट ग्रेट, सोनू बिल्कुल सही, श्रद्धा, समीक्षा, पुनीत, अंकिता बिल्कुल सही। इट वॉज कर्नाटक, पढ़ा था ना हमने ये, फर्स्ट स्टेट जिसने इंप्लीमेंट किया दैट वॉज कर्नाटक। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट स्टेट। तो इसका एक साल कंप्लीट हुआ है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इस बार भी अनाउंसमेंट्स हुई। क्या क्या अनाउंसमेंट है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज दिस एबीसी? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? अब सपोज आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट करने हैं। 20 क्रेडिट आप कंप्लीट करोगे तब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 15 क्रेडिट सपोज आपने इंजीनियरिंग के उठा लिए। अब आपका मन है यार मैं इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ चीज फार्मेसी पढ़ लेता हूँ, थोड़ी सी दवाई बनाना पढ़ लेता हूँ। तो 5 क्रेडिट्स आपने फार्मा के किसी कोर्स के उठा लिए। तो ये क्या हुआ, इंटर डिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो। दूसरा एक और चीज क्या हो सकती है, सपोज आप डॉक्टरी कर रहे थे, ठीक है, एमबीबीएस में आपने एडमिशन लिया। अब डिग्री लंबी है, 3 साल तो आपने पढ़ लिया, अब आपने कहा आई क्विट, अब मेरे से ना हो पाएगा, मैं क्विट करता हूँ। और फिर आप बन गए पलाश सेन, और आपने यूफोरिया बैंड फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कुछ साल तो आपका बिल्कुल बैंड बाजा बढ़िया बजता रहा, बारातों में आपको बुलाया गया। फिर क्या हुआ, कोविड आ गया, अब आपको कोई बैंड वाले को बुला नहीं रहा। अब आप क्या करोगे, बेरोजगार हो गए। तो आपने सोचा आपदा में अवसर खोजा जाए, 2 साल जब कोविड चल रहा है उसमें वापिस आके मैं एमबीबीएस कंप्लीट कर लूँ। तो ये क्या हुआ, आपने बीच में गैप किया लेकिन उससे आपकी डिग्री खत्म नहीं हुई, आप दोबारा से जब आपका मौका मिला आपने दोबारा से एजुकेशन स्ट्रीम को ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि जो आपने 3 साल में स्कोर अर्न किए थे ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जाके स्टोर हो गए। सो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट से प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, फर्स्ट ये आपको प्रोवाइड कर रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, सेकंड प्रोवाइड कर रहा है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। समझ आ गया? इसमें कोई डाउट किसी को? पॉस्को है बेटा, जो पॉस्को 2012 का एक एक्ट है अंजलि, उसमें बेसिकली ये है कि अंडर 18 कोई अगर किड है, मेल और फीमेल, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ
सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उसके अंदर काफी सारी डिटेल्स हैं। पॉस्को में ये भी है कि जब क्या क्या अगर पनिशमेंट होगी और उस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। मल्टीपल एंट्रीज हैं तो आप कितनी बार चाहें उतनी बार एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं बेटा, एनडीए में एक बार घुस गए तो फिर निकलने का मौका नहीं मिलता है। ओके, डिफेंस एक्सरसाइज पुनीत क्लास में पढ़ाए हुए हैं, आप देखते रहो, पुरानी क्लासेस को देखो, डिफेंस एक्सरसाइजेस पढ़ाई है। नेक्स्ट है विद्या प्रवेश। अब ये विद्या प्रवेश किससे एसोसिएटेड है? विद्या प्रवेश इज एसोसिएटेड विद विद्या में प्रवेश करना है। अब विद्या यहाँ शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, और कोई विद्या नहीं, शिक्षा वाली विद्या है। तो विद्या के अंदर आपको प्रवेश करना है। तो विद्या में जब आप प्रवेश करते हो कब करते हो? जब आप छोटे होते हो। जब छोटा होगा तभी तो प्रवेश करेगा, जब एक बार बड़ा हो गया तो वो तो अंदर ही घुसा होता है। तो छोटे में प्रवेश जब आप करते हो स्कूल में, सो विद्या प्रवेश इज प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, जहां वो बच्चे जाते हैं ना डे केयर वे केयर जो बोलते हैं, दैट इज प्री। तो सरकार ने बोला है हम अपनी तरफ से ये प्री प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करेंगे, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि जो बच्चे का दिमाग है वो 80% ये प्री प्राइमरी ईयर्स में डेवलप हो जाता है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है। सो इस तरीके के प्ले मॉड्यूल्स बच्चे के लिए डेवलप किए जाएंगे और उसका नाम क्या दिया गया? विद्या प्रवेश। तो विद्या प्रवेश हायर एजुकेशन में जाने से लेके नहीं है, इट इज रिलेटेड टू प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल जाने से पहले ही बच्चे को पकड़ ले, दैट इज विद्या प्रवेश, ठीक है। नेक्स्ट है सफल। सफल क्या है? सफल है, याद करो एक चीज हमने जो पढ़ी थी ना, परख। परख क्या था? कोई बता सकता है व्हाट वाज परख? परख क्या था? पहले पढ़ा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, असेसमेंट का फ्रेमवर्क था, बिल्कुल। तो वैसे ही सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए जो असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया, दैट इज सफल, ताकि बच्चे ने जो फाउंडेशनल स्किल्स और बेसिक लर्निंग सीखी है वो सीख पाया या नहीं इन इट्स अर्ली क्लासेस लाइक थर्ड फिफ्थ एंड एट्थ, उसमें उसने जो चाहा सीखना वो सीख पाया या नहीं, दैट इज उसके लिए जो इनिशिएटिव बनाया गया, दैट इज सफल, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। सो दैट इज सफल। इस पे एमसीक्यू बनने के कम चांसेस है। इस पे निष्ठा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड था पहले भी, लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो जो प्राइमरी स्कूल में आपको मास्टर जी पढ़ा रहे हैं या हायर ग्रेड्स में जो फैकल्टी पढ़ा रही है, डू दे हैव राइट नॉलेज एंड द राइट एप्टीट्यूड टू टीच? जैसे आजकल एड टेक में आप देखते हो लॉट ऑफ फैकल्टीज आर देयर, बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। सो निष्ठा सरकारी स्कूलों में भी अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, क्या उसकी स्किल अपडेट हो रही है या नहीं, उसकी स्किल अपडेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया, दैट इज निष्ठा। ओके, सो ये इनिशिएटिव्स आपको पता होने चाहिए, ऑल दीज इनिशिएटिव्स आर रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। यस, परख वाज, रिपोर्ट कार्ड नहीं बोल रहे हैं उसको, प्रोग्रेस कार्ड बोल रहे हैं एक तरीके से। निष्ठा हो गया। फिर इसके अलावा ये सब तो उसके इनिशिएटिव थे, आपको पता होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, दैट यू माइट हैव स्टडीड आई नो, तो दैट यू कैन सी। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अगेन ये सब चर्चा का विषय है, तो चर्चा जब कभी करने का मौका मिलेगा चाय पे तब करेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अभी। नेक्स्ट है निपुण भारत, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। निपुण भारत किससे एसोसिएटेड था? फाउंडेशनल लिटरेसी से। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी जो बच्चा है उसको कम से कम अक्षर ज्ञान तो हो, अक्षर तो पढ़ पा रहा हो कि क्या अक्षर है, उसको संख्या ज्ञान तो हो कि 2+3 कितना होता है। सो इस तरीके की फाउंडेशनल लिटरेसी इंसान के पास आ सके, उसके लिए जो भारत सरकार ने एक डेडिकेटेड मिशन लॉन्च किया है, दैट इज व्हाट? दैट इज निपुण भारत, ठीक है। नोट्स भी बनाते रहना, मैं सभी से यही बोलूंगा, नोट बनाते रहो, बिकॉज दैट वुड ओनली हेल्प यू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और टारगेट क्या है इसमें कि 2026-27 तक जो भी चाइल्ड है ग्रेड 5 से पहले पहले के, ग्रेड टारगेट तो है कि तीसरी कक्षा के एंड तक, और जो एकदम भोंदू बच्चा भी निकल गया अगर सपोज, तो वो भी क्लास 5वीं आते आते तक कम से कम ये चीज तो सीख जाए, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, ठीक है। तो इनमें क्या है, निपुण भारत के माध्यम से उनको इंडिविजुअल टीचर गाइडेंस सपोर्ट, उनके दोस्तों के साथ उनसे कहा जाए, पता चल रहा है कि वो दोस्तों के साथ आया और दोस्त फिर उसकी बेइज्जती करने लगा कि अरे तू तो चौथी क्लास में आ गया, तुझे अपना नाम लिखना नहीं आता, और फिर कल से बच्चे ने स्कूल आना ही छोड़ दिया कि मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, मैं तो स्कूल ही नहीं जाऊंगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, पीयर से सपोर्ट मिलना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट लर्निंग होनी चाहिए, और
सप्लीमेंट्री ग्रेडेड मटेरियल मिलना चाहिए। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, देख लिया निपुण भारत। निष्ठा भी बेटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही है। बिल्कुल ठीक है। ओके ठीक है, नेक्स्ट है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, ये बताएगा कि क्या अचीवमेंट लेवल है, क्या अचीव करना है। सो बाल वाटिका एसेंशियली क्या है, बाल वाटिका इज वही जो अभी हमने देखा था, विद्या प्रवेश वाला, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो है बाल वाटिका, उस लेवल पे भी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि बच्चे को इतना आना चाहिए। और ये जो टारगेट्स हैं, दीज टारगेट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम बाल वाटिका। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने बाल वाटिका बोला है, ठीक है। और ग्रेड 3 तक इसमें टारगेट सेट किया है, और इनको लक्ष्य बोल रहे हैं, तो नाम से भी क्लियर है। अच्छा, लक्ष्य से मुझे एक और नाम आया, ये सरकार इतने सारे इनिशिएटिव्स लेके आती है सेम नाम के, तो क्वेश्चन बनने भी कैसे और सॉल्व भी बंदा कैसे करे। देयर वाज आल्सो दिस लक्ष्य, आई गेस ऐसे उसको स्पेल करते थे। बहुत ही पुराना इनिशिएटिव है, आई गेस 1-1.5 साल हो गया, बट कोई बता सकता है, देखता हूँ कितने पुराने बच्चे हैं जो चीजों को पढ़ रहे हैं। ओके, देखता हूँ कितने बच्चे बता पाते हैं। ऐसे लिखते थे शायद। ये वाला भी एक लक्ष्य चला था काफी ज्यादा, इसने भी हल्ला मचाया था उस समय। लोगों ने 2-2 पेज की पीएचडी की थी इस लक्ष्य पे। देखता हूँ कितने बच्चे बता पाते हैं। नहीं बेटा, लेबर से रिलेटेड नहीं था, लेबर, हाँ लेबर आप इसको बोल सकते हो। असेंशियली जो लेबर है, ये मजदूर वाली लेबर नहीं है, ये भी समझो। गूगल सर्च करना है अगर किसी ने, तो उसमें जो लेबर आ रहा है, ये वाली लेबर नहीं है। ये जब फीमेल का बेबी होने वाला होता है, तो उससे पहले जो लेबर पेन्स होते हैं, जब वो जोर लगाती है, पुश पुश हाइश, पुश जो करती है, वाला लेबर पेन है। तो उस लेबर पेन के टाइम पे एक डेडिकेटेडली साफ सुथरा कमरा हो, जहां पे इस तरीके की जो डिलीवरीज हो रही है वो एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट में हो, ताकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो सके। उसके लिए ये लक्ष्य इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का था, बिल्कुल। सो दैट वाज इन न्यूज। अब ऐसे ही कितने सारे सरकार सेम नाम की योजना बनाती है, शायद बच्चों के बारे में भी उनको बताना चाहिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एक ही नाम की योजना है। तो मिनिस्टर्स को आपस में भी कन्वे करना चाहिए कि ये नाम मैंने यूज कर लिया बेटा, तुम मत करना, वरना तो बच्चे एमसीक्यू में दिक्कत हो जाएगी। बट खैर, जब बनाए गए हैं नाम तो याद रख लेते हैं, हमारी मजबूरी है याद रखना अभी तो। ओके, दीक्षा हमने देख लिया था किसके लिए। टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स लर्निंग मटेरियल एक्सेस करें, वो हमने बताया था ना इसमें, कि एडटेक की तरह जितना भी डिजिटली एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके, तो उसके लिए दीक्षा पोर्टल था। तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही इनिशिएटिव चल रहे हैं। ठीक है, सो आगे बढ़े। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे हो गए, नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इस बार आया होता। अब ये सब स्टैटिक है, कि आपको पता होना चाहिए भारत नेट किससे एसोसिएटेड है, भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायत को फाइबर ऑप्टिक से रिलेट करने के लिए, बिकॉज ये काफी पुरानी स्कीम्स है। सिमिलरली अब जैसे पिछले साल एक आई थी वाईफाई के लिए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पब्लिक हॉटस्पॉट्स बनाए जाएंगे, जहां पे आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो चाय की टपरी पे, तो दैट वाज पीएम वाणी। सो ऑल दी स्कीम्स ये पुरानी स्कीम्स है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू देयर डिटेल्स। जैसे ये मेघराज है, तो ये मेघराज किससे रिलेटेड था, क्लाउड स्टोरेज से। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है, तो क्लाउड स्टोरेज से रिलेटेड था मेघराज। ऑल दीज आर पुराने इनिशिएटिव्स। निक्षय किससे रिलेटेड था, निक्षय रिलेटेड था टीबी से। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, इसमें जॉब आप सीख कर सकते थे। तो ये जितने भी गवर्नमेंट के पुराने इनिशिएटिव्स हैं, जो बहुत ही फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स थे, उन सबको लिस्ट डाउन कराए। पहल किससे रिलेटेड था, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर योर एलपीजी सब्सिडी। अब इसको उज्ज्वला से कंफ्यूज नहीं करना है। पहल है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी। उज्ज्वला है आपको गैस का चूल्हा और गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाने से।
ठीक है, सो ये पुरानी स्कीम्स है, बट फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया थोड़ा तो होना चाहिए कि क्या स्कीम्स थी। ठीक है, ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर, इतने में किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल, पहल से सब्सिडी मिली थी। ठीक है, ये वाला लक्ष्य जो अभी एजुकेशन में हमने पढ़ा दामिनी, वो वाला लक्ष्य रिलेटेड है आपका टारगेट से, कि इतनी क्लास के बच्चे को इतना आना चाहिए, इतनी क्लास के बच्चे को इतना आना चाहिए, तो ये वाले लक्ष्य का रियल मतलब टारगेट ही है। ठीक है, ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड नाउ। सो ऑल दीज आर थिंग्स जो पुरानी हो चुकी है। स्पेस टूरिज्म पे आई डोंट थिंक अभी कोई क्वेश्चन आने वाला है, बिकॉज जब कुछ हो जाएगा मेजर तब देखेंगे, अभी तो ऐसा कुछ मेजर है नहीं जिसपे क्वेश्चन बने। ये स्टैटिक की कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कैरमन लाइन हमने ज्योग्राफी में कई बार पढ़ी है। कैरमन लाइन क्या थी, हमने देखा था एक्सोस्फेयर और आउटर एटमॉस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री होती है, एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस की, तो उस बाउंड्री को कोई पॉज नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरमन लाइन। तो नाम पता होना चाहिए। लेयर्स ये सब स्टैटिक का पार्ट है, अर्थ की ऑर्बिट्स, ऑल ऑफ दीज, लो अर्थ, मिडल अर्थ, ओके। अब ये ऑरोरा स्टेशन वैसे पढ़ने को पढ़ सकते हैं, बट अगेन सिंस इट इज अ प्राइवेट इनिशिएटिव, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, सो अनलाइक, और इंडिया का कोई इससे डायरेक्ट लेना देना नहीं है, सो अनलाइकली टू बी आस्क्ड। बेसिकली क्या है इसमें, ओरायन स्पैन एक कंपनी है जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड का फर्स्ट लग्जरी होटल इन स्पेस बनाएंगे। जैसे आपके ये ताज, इस तरीके के जो होटल्स हैं, ऐसा वर्ल्ड का फर्स्ट लग्जरी होटल स्पेस में बनाएंगे, ऑरोरा स्टेशन। और ये 2021 तक ये ओरियन स्पैन वाले बोलते हैं वो खोल देंगे। ठीक है, सो एक तरीके का ऑरोरा स्टेशन क्या है, एक लग्जरी होटल आउटर स्पेस में बनाया जाएगा बाय ओरायन स्पैन। तो वर्ल्ड का फर्स्ट लग्जरी होटल होगा जब बनेगा ऑरोरा स्टेशन, पर अभी तक बना नहीं है, सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा स्पेस में इंटरेस्ट ले रहा है, तो बस कंपनीज पता होनी चाहिए, फाउंडर्स पता होनी चाहिए। ब्लू ओरिजिन किसका है, जेफ बीजोस, जो अमेजोन के हेड हुआ करते थे टिल वेरी रिसेंटली। अच्छा हाँ, ये भी बता दो जरा, पिछले प्रचंड का है, जेफ बीजोस को रिप्लेस किसने किया है एज हेड ऑफ अमेजोन? अमेजोन के नए हेड हु हैज रिप्लेस्ड जेफ बीजोस? सो जेफ बीजोस की ही कंपनी है ब्लू ओरिजन। स्पेस एक्स तो सभी जानते हैं किसकी है, एलन मस्क, टेस्ला वाले, उन्हीं की कंपनी है। वर्जिन गैलेक्टिक सर रिचार्ड ब्रैसनन है, जिनकी वर्जिन एयरलाइंस और ऑल दीज ग्रुप्स आर देयर, तो इनकी कंपनी है। तो ये तीन मेजर कंपनीज है जो आउटर स्पेस में प्राइवेट सेक्टर का पुश को काफी ज्यादा लीड कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए एंड व्हाट आर देयर मेजर इनिशिएटिव्स दैट दे आर डूइंग। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही जवाब सारे स्टूडेंट्स का, एंडी जेसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पढ़ा था ना पिछले प्रचंड में, एंडी जेसी इज द पर्सन हु इज नाउ गोइंग टू हेड अमेजोन। तो हर एक कंपनी का सीईओ नहीं पता होना चाहिए, बट जो मेजर आती है न्यूज में आ जाती है काफी, उनका पता होना चाहिए। अब जैसे इनके कुछ मेजर आपको पता होना चाहिए, इनके लॉन्च व्हीकल्स कौन से। स्पेस एक्स का जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम क्या है, जैसे इसरो का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी। स्पेस एक्स वाले का जो नाम है उसका नाम क्या है, फैल्कन सीरीज, फैल्कन 9, फैल्कन, ये सब स्पेस एक्स की सीरीज है। ब्लू ओरिजन क्या है, ब्लू ओरिजन ने भी अपना एक ऐसी बनाया कैप्सूल जो आउटर स्पेस में जाएगा, उसको उसने क्या नाम दिया, न्यू शेफर्ड। तो न्यू शेफर्ड किसका है, ब्लू ओरिजन वालों का है। फैल्कन किसका है, स्पेस एक्स का है। लॉन्ग मार्च कौन से देश का रॉकेट लॉन्चर है, देखते हैं ये कितने बच्चे बता पाते हैं। लॉन्ग मार्च इज द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ विच कंट्री। जैसे अगर मैं एक और आपको बताऊं, एरेन 5, एरेन 5 ये किन का है, इसकी मदद से कौन अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, किनकी ओनरशिप है। ऐसी लॉन्ग मार्च भी एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये किस देश की है। वन लाइनर है, एफ कैट में फंस सकता है। बिल्कुल, चाइना इज द करेक्ट आंसर, लॉन्ग मार्च इज चाइना। अब हिस्ट्री में जाके पढ़ना कि लॉन्ग मार्च नाम क्यों है इसका। हिंट दे देता हूं, माओ डेजोंग,
जो चाइना के फादर माने जाते हैं, इन्होंने एक अगेंस्ट क्यूमिंगटैंग एक इनिशिएटिव किया था, उससे रिलेटेड है। चाइना की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उससे रिलेटेड है, लॉन्ग मार्च। उसी के नाम पे इसको, रॉकेट को लॉन्ग मार्च रखा गया। अरेन 5 किसका है? दिस इज ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अरेन 5 जो लॉन्च व्हीकल है दैट इज ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूएसए का नहीं बेटा अरेन 5, इट इज ऑफ दिस, ठीक है। बिल्कुल विजेंद्र को कोट याद हो गई। ओके, ईयू हो गया इसका, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, ऑल दो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ रही है, बट हो सकता है। देखो फैल्कन तो यहाँ भी लिखा हुआ था रियूजेबल व्हीकल है, मैंने देखा नहीं, यहाँ भी बताया हुआ है इसने फैल्कन। सो यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन एग्जामिनर इससे हिंट लेता है। अब गगनयान मिशन क्या है, हम सभी को पता है। गगनयान आउटर स्पेस में इंडियंस का टारगेट है, हम भेजेंगे। तो जब भेजेंगे तब देखेंगे, अभी तो भेजा नहीं है। बायोटेक प्राइड ही हम ऑलरेडी देख चुके हैं, याद करो, हमने देखा था R&D प्रमोट करना इनका टारगेट है बायोटेक्नोलॉजी के स्फेयर में। और हमने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर ही आ रहा है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, अब इसकी डिटेल्स, हाँ अच्छी बात है जानने के लिए, बट अभी नॉट रियली वैलिड कि हम इनको अभी याद करें। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। तो हम सभी को पता है वैक्सीन पे तो मैं पिछले ही प्रचंड में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पे वैक्सीन बेसिकली न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे दो तरीके की वैक्सीन बनती है। एक वो वैक्सीन है जो आरएनए बेस्ड हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड हो, जो दूसरी हो जो डीएनए बेस्ड हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड हो। तो आरएनए की तो काफी सारी वैक्सीन आपको पता ही है, फाइजर मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, ऑल दीज आर, जॉनसन की भी एक वैक्सीन आरएनए बेस्ड है। डीएनए की फर्स्ट वैक्सीन, जो डीएनए बेस्ड फर्स्ट वैक्सीन आई है, वो जाइडस कैलिडा की। इंडिया में भी उसको परमिशन दे दिया इमरजेंसी यूज की, वो आई है। सो दैट इज देयर, इट इज द फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो आई है। वैक्सीन का नाम है जाइकोव्ड, और ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल इंडिया ने दिया। इट वुड बी वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। तो बस इतना ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये डीएनए फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। अंतर क्या है इसमें? अब इसमें ना जो आरएनए वैक्सीन होती थी उसमें क्या होता था, अगेन इतना डिटेल में एग्जामिनर नहीं पूछेगा। आरएनए वैक्सीन में क्या होता था, जो आपका एमआरएनए होता था, मैसेंजर आरएनए होता था, वो डायरेक्टली एसोसिएट होके फिर प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकता था जो वायरस से फाइट करे। डीएनए में क्या होता है, इसको सेल के कवर को ब्रेक करना पड़ेगा, डीएनए को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ये सेल का जो मेम्ब्रेन है, इसको ब्रेक करके अंदर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके लिए एक मेथड यूज होता है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोर्टेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होगा, इसमें करंट मारा जाएगा, सेल के ऊपर हल्का सा करंट या इलेक्ट्रिकल चार्जेस भेजे जाएंगे, जिसकी वजह से सेल में गैप्स क्रिएट हो सके, और इन गैप्स के माध्यम से इस तरीके से डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इलेक्ट्रोपोरेशन एज अ टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द अपटेक ऑफ डीएनए इनटू द सेल्स, और फिर सेल्स अंदर पहुंच जाएंगे, देन उनकी मदद से एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, और एमआरएनए की मदद से फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, ऑल ऑफ दैट। सो इतना डिटेल में ना भी समझ आए तो काम चल जाएगा। अपने को बस ये याद रखना है कि जाइकोव जो वैक्सीन है, इट इज अ डीएनए बेस्ड वैक्सीन, और कोविड के अगेंस्ट ये फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन आ रही है, ठीक है। इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हो रही है बेटा, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। पीएस, आई होप अब आपको समझ आ गया हो क्या होता है इसमें। यस, अंडर 12 के लिए इसके लिए अभी चल रहा है, एडवांस स्टेज में बात पहुंच चुकी है। अगर सरकार अलाउ करेगी डेफिनेटली दे वुड यूज दैट, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट दिस वैक्सीन। बाकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सी होती है, दीज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट प्रचंड की वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन क्या क्या होती है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज टैग्स। इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस। इसके आसपास पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि दो साइट्स को रिसेंटली इंडिया ने डब्ल्यूएचएस का स्टेटस दिया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। कौन सी दो साइटें वैसे मैंने पहले बता दी थी आपको। रुद्रेश्वर टेम्पल, ऑल्सो कॉल्ड एज रमप्पा टेम्पल, which is located in your Telangana, and second is Dholavira, which is located in your Gujarat. तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की दो नई साइट्स आई हैं। वन इज द रमप्पा या रुद्रेश्वर टेम्पल ऑफ तेलंगाना, एंड सेकंड इज ढोलावीरा, विच इज लोकेटेड इन गुजरात।
अब इंडिया में कुल कितनी साइट्स हो चुकी हैं? 40 साइट्स हो चुकी हैं, तो काफी ज्यादा साइट्स हो चुकी हैं। लेकिन अब इसमें मैक्सिमम साइट्स कैसी हैं? कल्चरल है, देन वी हैव नेचुरल साइट्स। इंडिया में सिर्फ एक मिक्स्ड साइट है और वो भी 2016 में ऐड हुई थी। कोई बता सकता है? मिक्स्ड मतलब है कि वो नेचुरली भी इंपॉर्टेंट है और कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ वहां नेचर की ब्यूटी भी है और उससे कल्चर भी बहुत काफी क्लोजली एसोसिएटेड है। कोई बता सकता है वो 2016 में इंट्रोड्यूस की गई इंडिया की पहली मिक्स्ड साइट कौन सी है? ओके, सो विच इज द वन? यस, कंचनजंगा की जो साइट है, दैट इज द वन जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है सिक्किम में। सो दैट इज इंडिया की इकलौती मिक्स्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, सो अब इंडिया में टोटल 40 साइट्स होती है, ये दोनों साइट्स तो कल्चरल हैं। सो अब आपको ये मैप पता होना चाहिए। देखो, आपको ये स्टैटिक का पार्ट है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी है। जैसे हिमाचल में कौन सी है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी नेशनल पार्क एक इंपॉर्टेंट साइट है। इसके अलावा दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में 3 है, कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा, ऑल ऑफ दैट इज देयर। हुमायूं का टूम एक इंपॉर्टेंट है, रेड फोर्ट। तो दिल्ली में ये 3 हो गई। इसके अलावा असम में जाओगे तो मानस, काजीरंगा। तो इस तरीके से आपको हर एक जगह की इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, विच आर द इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। गुजरात में जाओगे तो दूसरी कौन सी है? रानी की वाव। यहाँ पे स्टेपवेल आपको दिखेगा, ढोलावीरा दिखेगा। अहमदाबाद, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद और अहमदाबाद। चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये भी गुजरात में। सो ऐसी कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने अभी तेलंगाना में देखा, फर्स्ट साइट जो तेलंगाना की आई है दैट इज ककातियाउन के द्वारा बनाया गया ये रुद्रेश्वर टेम्पल या रमप्पा टेम्पल। ऐसी आपको हर एक जगह की इंपॉर्टेंट ये पता होनी चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ओरछा टेम्पल की अभी बताऊंगा। ओरछा टेम्पल ना एक अर्बन हेरिटेज की लिस्ट आई है, उसमें आया हुआ है। अभी आज ही बताऊंगा। ये मध्य प्रदेश में जो है, वी हैव दीज मध्य प्रदेश में। तो जो ओरछा की साइट आई है और वो आई है, वो दैट इज ना अर्बन वाला, अभी बताऊंगा वही चीज। तो यूनेस्को की समझ लीजिए इंडिया में 40 साइट है। मिक्स हेरिटेज की एक है, और रिसेंटली जो 2 इंट्रोड्यूस की गई है, एक रमप्पा टेम्पल है और दूसरी ये गोवा वाली ढोलावीरा की साइट है। तो हाँ, अब दूसरा जो ये कोई पूछ रहा था, दैट इज वर्ल्ड अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। ये भी यूनेस्को का ही प्रोजेक्ट है। इसमें 2 इंडिया की सिटीज को मध्य प्रदेश की इंक्लूड किया गया रिसेंटली, वन इज ग्वालियर एंड सेकंड इज ओरछा। सो बेसिकली ये क्या है? अर्बन एरियाज में, अर्बन लैंडस्केप में अगर कोई हिस्टोरिक साइट है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड है। सो इसमें ग्वालियर को इंक्लूड किया गया। ग्वालियर आपको पता है हैज अ लॉट ऑफ फोर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, पैलेसेस, ब्यूटीफुल। और जैसे सास बहू पैलेस है, यहाँ पे काफी सारे टेम्पल्स, पैलेसेस है। सो ग्वालियर को इंक्लूड किया गया। दूसरा ओरछा, ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, सम पार्ट इन यूपी ऑल्सो, तो ओरछा को भी इंक्लूड किया गया। यहाँ पे काफी फेमस टेम्पल है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। कोई बता सकता है लक्ष्मी नारायण टेम्पल व्हाई वाज इट इन न्यूज? Anyone who can tell me why was Lakshmi Narayan temple in news? There was a very specific reason कि ये कुछ टाइम पहले it was in news. अच्छा, मुझे ये बताओ तब तक, 64 योगिनी टेम्पल किसी को पता है? वेयर इज 64 योगिनी टेम्पल? चौसठ योगिनी टेम्पल, लेट्स सी कौन दे पाता है जवाब। आई गेस nobody has given the correct answer अभी तक। यस, मोरेना इज द करेक्ट आंसर। 64 योगिनी टेम्पल बिल्कुल सही, ग्वालियर के पास मध्य प्रदेश में। ठीक है, सो मध्य प्रदेश में एक है 64 योगिनी टेम्पल। व्हाई इज इट फेमस? बिकॉज जो इंडिया का पार्लियामेंट है ना, इंडिया का जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, जो लटियंस एंड बेकर ने मिलकर बनाई थी, जो उसका सर्कुलर शेप है, कई बार बोला जाता है दैट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द 64 योगिनी टेम्पल। ऐसा बोला जाता है दैट इट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द 64 योगिनी टेम्पल। ओके, बिल्कुल यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये क्यों आया क्वेश्चन? आप कभी भी करंट अफेयर्स अगर देख रहे होगे तो दिस वाज अ थिंग दैट वाज रिकरिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है,
सो दैट इज व्हाई दे आस्क। तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हमें दिखेंगे, देयर वुड ऑलवेज बी दिस थीम की जो भी चीज आपके आईज के सामने है उससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है। बट अगेन क्या ये हर किसी को पता होता? अनलाइकली, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही माइन्यूटली चीजों को फॉलो कर रहे होते, यू वुडंट हैव बीन एबल टू फॉलो दिस। बट हाँ, क्योंकि पार्लियामेंट को लेके इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा था, तो अगर आपने कहीं अच्छा कुछ पढ़ा हुआ था, यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस फैक्ट जो पार्लियामेंट की हिस्ट्री बता रहा होता। बट अगेन, was this question solvable for everyone? I wouldn't say। ठीक है, तो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट देख लिया, ग्वालियर और ओरछा दो चीजें हैं इसमें जो इंक्लूड की गई। एक और चीज जो है लिवरपूल, जो यूके की एक सिटी है, इट हैज बीन रिमूव फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज साइट। काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि किसी को लिस्ट से रिमूव किया गया है, बिकॉज वहां पे जो उसकी हेरिटेज थी वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय होने लग गई है ओवर डेवलपमेंट की वजह से। तो लिवरपूल इन यूके हैज बीन रिमूव। क्या फर्स्ट टाइम किसी को रिमूव किया गया? नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है। ओके, तो ये आप इन टेम्पल्स की हिस्ट्री अगेन इतना डिटेल में अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रुद्रेश्वर टेम्पल किन्होंने बनाया, या रमप्पा टेम्पल किनके ने बनाया? ककातिया डायनेस्टी का है। कहाँ पे लोकेटेड है हमने देख लिया। रुद्रा है तो रुद्र के टाइम पे ही बना होगा, जो किंग थे उनके। और स्कल्प्टर थे इसके, जो इसके डिजाइनर थे, उनका नाम रमप्पा था। तो इसीलिए इसको कई बार रमप्पा टेम्पल भी बोल देते हैं, बिकॉज रमप्पा वॉज द डिजाइनर ऑफ रुद्रेश्वर टेम्पल। अच्छा, मुझे ये कोई बता दो जरा स्टैटिक जी के, ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन माना जाता है? जैसे रमप्पा इज द स्कल्प्टर जिसने सब स्कल्पचर स्कल्प्ट किया है, रॉक्स तराशी है, वैसे ताजमहल के पीछे ब्रेन कौन माना जाता है? लेट्स सी इफ एनीबॉडी कैन आंसर दिस। ठीक है, और ये किसको टेम्पल डेडिकेटेड है? इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। तो रमप्पा टेम्पल डेडिकेटेड, या रुद्रेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। अब इसमें ये सैंड बॉक्स टेक्निक यूज होती है, फ्लोटिंग ब्रिक्स है। ऑल दीज आर काइंड ऑफ आर्किटेक्चर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द वेसरा स्टाइल आर्किटेक्चर। तो ये वेसरा स्टाइल आर्किटेक्चर हम सब जानते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में थ्री फॉर्म्स का होता है। नॉर्थ इंडिया जो गुप्ता पीरियड में काफी ज्यादा चला था, पोस्ट गुप्ता भी चला, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक जीके की बातें ये सब, these are called as। quickly tell me। नेक्स्ट, जो साउथ इंडिया में चोलास के टाइम एंड अदर पार्ट में चला, दैट इज कॉल्ड एज द्रविडियन आर्किटेक्चर। एंड जो इन दोनों के बीच में चला, दैट इज सेंट्रल इंडिया के कुछ कुछ पार्ट में, महाराष्ट्र के कुछ कुछ पार्ट में, प्लेटो के कुछ कुछ पार्ट में, जो इनका मिक्स है एक तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज वेसरा आर्किटेक्चर। अब इनके डिफरेंस क्या है? द्रविडियन और नागर स्टाइल टेम्पल्स में क्या अंतर है? तो वो सब आपने स्टैटिक अपने कल्चर हिस्ट्री में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। यस, उस्ताद अहमद लोरी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ताजमहल, बिल्कुल सही, ठीक है। तो नागर स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल, वेसरा स्टाइल, इसकी बात कर ली। ये स्टार शेप्ड होते हैं, ये जो वेसरा के टेम्पल है ना, स्पेशली जो ककातियास के टाइम बने हैं, ये स्टार शेप टेम्पल्स हैं। इनमें आपको फ्लोटिंग ब्रिक्स नजर आएंगी। ककातिया डायनेस्टी का, अब ये अगेन दिस इज अ स्टैटिक पार्ट की ककातिया डायनेस्टी कहाँ की है। ककातिया की पोर्ट सिटी पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पोर्ट सिटी ऑफ ककातिया। सो दीस क्वेश्चंस आर टफ, बट अब आपको पता है ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो व्हाई नॉट हैव अ लुक एट देम। क्या अच्छा एग्जामिनर ने पूछा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ये आपको थोड़ा वो होना चाहिए अपनी तरफ से एफर्ट मारने का, because one of the important rulers of this dynasty is Rudrama Devi. She is one of the, जैसे रानी झांसी को माना जाता है ना, वैसी one of the powerful leaders of the medieval period जो फीमेल थी, that is रुद्रमा देवी। तो इनका भी पता होना चाहिए that she was associated with the Kakatiya dynasty। इनका कंट्रीब्यूशन देख लिया हमने, वेसरा स्टाइल की बात कर ली। अब तेलंगाना सरकार ने मिशन ककातिया चलाया था वाटर कंजर्वेशन को लेके, बट नॉट इंपॉर्टेंट, उस समय इंपॉर्टेंट था, पुराना करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। ढोलावीरा हम सब जानते हैं किस लिए इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। यहाँ पे आपको एक काफी सारे एविडेंस मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, आपको जार्स मिलेंगे ब्रोकन, आपको सील्स मिलेंगे, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। इसको डिस्कवर किसने किया था? जेपी जोशी साहब ने। सो हु वाज द डिस्कवरर जिसने ढोलावीरा की साइट खोजी? दैट वाज जेपी जोशी। तो वैसे तो मैं नहीं पढ़ाता था, वैसे मैं जनरली आपको दो ही पढ़ाता था याद करने के लिए, दयाराम साहनी, साहनी एंड आर डी बैनर्जी।
इनके द्वारा डिस्कवर्ड कौन सी साइट्स दो हैं इंडस की, उन्हीं पे बताता था। और एक और बताता था, जॉन मार्शल। जब मैं स्टैटिक पढ़ाता हूँ तो मैं यही नाम बताता हूँ, बट इस साल अब ये न्यूज में आ गया ढोलावीरा, तो ढोलावीरा का डिस्कवरर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वो कौन है? जगतपाल जोशी। तो अगर कल को ढोलावीरा का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस वैली की जितनी भी साइटें आप सारी रटने बैठ जाओ और कौन उसके डिस्कवरर थे। दैट इज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। ये इसलिए पूछा गया बिकॉज ढोलावीरा वॉज इन न्यूज, ठीक है। सो ट्राई टू डेवलप दिस काइंड ऑफ सेंस, ठीक है। यस, ढोलावीरा इज वन ऑफ स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स ऑफ इंडिया। राखीगढ़ी और दीज साइट्स तो बड़ी हैं, बट ढोलावीरा इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ढोलावीरा में आप देखोगे कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। और एक एरिड आइलैंड है, आइलैंड का नाम क्या है? खदिर या खादिर, जो भी आप बोलना चाहो। रन ऑफ कच्छ जो है, रन ऑफ कच्छ के पास दिस इज लोकेटेड। आइलैंड का जो ड्राई आइलैंड है, इसको क्या नाम दिया गया? एरिड आइलैंड, ड्राई आइलैंड, खादिर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो खादिर इज देयर, ओके। इरिगेशन सिस्टम है यहाँ पे, बिल्कुल ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। सो बस अब इतना ही याद रखना है। अब इसका मतलब ये है कि अब ये मैं आपको पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पढ़ाने नहीं बैठ जाऊंगा। क्यों? दैट थिंग यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर स्टैटिक, सो आई वुडंट बी पुशिंग दैट हियर। ओके, सो दिस इज क्लियर। इतने में किसी को कोई डाउट है? आर एस बिस्ट जो साहब है, ही लेड दिस, ठीक है। आर एस बिस्ट जो है, ही इज द डायरेक्टर ऑफ ढोलावीरा एक्सकवेशन। आर एस बिस्ट जो है, ही इज द डायरेक्टर जो इसको लीड कर रहे हैं। द फर्स्ट पर्सन जिसने इसको एक्सकवेट किया था, दैट पर्सन इज जगतपति जोशी, ठीक है। आर एस बिस्ट इज द डायरेक्टर जो इस इनिशिएटिव को अभी लीड कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट टू एक्सकवेट, तो उसका जोशी जी हो जाएंगे। अदरवाइज आर एस बिस्ट साहब इज लीडिंग द इनिशिएटिव राइट नाउ। तो एक्सकवेटर जिसने फर्स्ट एक्सकवेट किया, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़े। खादिर बेट में लोकेटेड है, ओके। लेट्स मूव अहेड नाउ। जस्ट सेकंड, हैंग हो गया शायद। इंडिया में इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं? आप सभी को पता ही होगा। कौन सी स्टेट में कौन सी आती है? राखीगढ़ी कहाँ है? बनवाली कहाँ है? ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है? वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है? नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है? सदर्न मोस्ट कौन सी है? ऑल दीज थिंग्स आई होप सभी को पता होंगी। इंडस वैली ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती है। ऑल दीज थिंग्स आर नोन टू यू, तो आई वुडंट बी वेस्टिंग टाइम हियर। लोकेशन हमने देख ली, खादीर बेट पे लोकेटेड है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आसपास सुरको ताड़ा है, ये सब है, ये सब स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। अब दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, एथिक्स हमारे एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी आर स्किपिंग दिस। गवर्नमेंट स्कीम, तो गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। कुसुम स्कीम, बस अपने को याद रखना है किससे एसोसिएटेड है। किसान के फील्ड में, फार्मर के फील्ड में, उसको फसल के अलावा सोलर एनर्जी को भी वो प्रोड्यूस कर सके और उससे भी पैसा जनरेट कर सके। सो उसके लिए इनिशिएटिव है कुसुम स्कीम। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इतनी लंबी डेफिनेशन है, जबान को लकवा पड़ जाएगा 4 बार बोलोगे तो। बस ये याद रखो, कुसुम स्कीम क्या है? किसान जो है उसके फील्ड में उसको सोलर पैनल लगवाने, और उस सोलर पैनल से वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उस एनर्जी की वजह से वो मदद से वो क्या क्या कर सकता है? अपने खेत का सोलर पंप यूज कर सकता है, ताकि उसे लाइन पे डिपेंड ना करना पड़े, अपनी खुद ही आत्मनिर्भर बन जाए, खुद ही सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करे और सोलर पंप रन करे। अगर मान लो खेत बड़ा है, तो उस खेत से जो बिजली पैदा हो रही है उसको बेच दे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, और पैसा अर्न कर ले, डिस्कॉम को बेच दे। ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन यूज, या जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे अपने घर में यूज कर ले। सो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं कुसुम स्कीम के बाद किसान पे। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? एमएनआरई के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, ठीक है। 30 गीगावाट सोलर एनर्जी 2022 तक इसमें ऐड करने का लक्ष्य है। हमने देख लिया क्या क्या है। पावर प्लांट भी, रिन्यूएबल पावर प्लांट किसान अपने खेत में सेटअप कर सकता है। सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप इसमें यूज करवा सकता है।
या सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड पंप, इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक ग्रिड से भी कनेक्ट करवा सकता है सोलर पंप को। अब इसके कंपोनेंट से अलग अलग, इतना डिटेल में इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, हम मोटा मोटा याद रखेंगे कि क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं। अब ये सोलर पंप जो लगेगा वो कितने हॉर्स पावर का होना चाहिए, अगर आप अपने खेत में लगवा ही रहे हो तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी क्या देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ऑल दीज थिंग्स द मिनिस्ट्री डू। ओके। और इसमें ये भी है कि जो डिस्कॉम होगी उसके लिए मैंडेटरी है कि some part of it their procurement they have to do from renewable, so this is called as renewable purchase obligation of the discoms, unlikely to be asked in this exam। ठीक है, बाकी ये तो हमने कर ही लिया था। सो वी आर डन विद ये वेस्ट बंगाल का पुराना वाला। तो विजन हमने कंप्लीट कर लिया। एनी डाउट इन विजन, जो हमने जितना विजन किया उसमें किसी को कोई डाउट है? ओके ठीक है, विजन में किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन विजन? कोई डाउट नहीं है तो चलिए दूसरी वाली पे बढ़ते हैं फटाफट से, जितना हो पाएगा आज उसका उसका भी निपटाते हैं फटाफट। ओके उसकी पीडीएफ ऐड नहीं हुई, जस्ट लेट मी ऐड इट्स पीडीएफ। अभी उसकी पीडीएफ ऐड नहीं हुई है। मीनवाइल आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट नए ज्वाइन करें, टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल SSB_सक्सेस। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ओनली व्हेन यू सब्सक्राइब वुड यू बी एबल टू अटेंड क्लासेस, लाइव क्लास अगर आप चाहते हैं अटेंड करना, तो आई वुड अर्ज यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ज्वाइन द चैनल SSB_सक्सेस, और अपने दोस्तों को भी ऐड करें, बिकॉज ऑल ऑफ दिस दैट वी आर डूइंग फॉर फ्री, it wouldn't be possible to continue if adequate number of students are not benefiting from it। then फिर बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि सर आपने ये करा आपने आगे कंटिन्यू नहीं करा, because understand that I also have my limitations। I have to today I had a plan कि मुझे कहीं जाना था, there was a very important engagement, but since I had already said कि मैं क्लास लूंगा, so I couldn't go there। बट इफ लाइक इसी तरीके से स्टूडेंट्स के नंबर्स ड्रॉप करते रहेंगे लाइव क्लासेस में, टेलीग्राम चैनल पे आके आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, so it wouldn't make sense to continue all of this, because it implies कि आप लोगों पे ऑलरेडी अच्छा कंटेंट मिल रहा है, so why should we waste our time and आपका भी टाइम। ठीक है, so इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज गो एंड ज्वाइन द चैनल SSB_सक्सेस इज द चैनल। सो अभी हमने विजन कंप्लीट कर लिया, अब थोड़ा सा इसका जुलाई का दूसरा पीडीएफ भी देख लेते हैं, सो दैट वी आर थॉरो विद अदर इंपॉर्टेंट स्टफ दैट हैज हैपेंड। ओके ओके बिल्कुल, दक्षिणा आपकी यही है कि आप एक बार एग्जाम क्रैक करो, दैट इज द बेस्ट दक्षिणा, उसके बाद आप पीएचडी करो। अच्छा अंतरा और छाया क्या है बेटा? अंतरा है इंट्रा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो जैसे आईपीएल इज समथिंग दैट पीपल ओरली कंज्यूम टू स्टॉप प्रेगनेंसी, अंतरा इज इंजेक्टेबल, आप उसको इंजेक्ट कर दीजिए, वो उस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव है। छाया इज अनदर काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ओनली। ठीक है, मीकोंग गंगा ये था कि मीकोंग गंगा कोऑपरेशन इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में एक जैसे सार्क है, साउथ ईस्ट एसोसिएशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वैसे ही मीकोंग गंगा भी एक ग्रुप है जिसमें इंडिया साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ ज्वाइंट इनिशिएटिव हेल्थ केयर एजुकेशन पे करता रहता है। मेंबर्स इंपॉर्टेंट है मीकोंग गंगा के, CMLB कंट्रीज कंबोडिया, म्यांमार, लेओस, वियतनाम, उसके अलावा कौन, थाईलैंड इज ऑल्सो देयर। सो दीज कंट्रीज आर मेंबर ऑफ इट। तो ये पता होना चाहिए मीकोंग रिवर किन किन कंट्रीज के बीच से फ्लो करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या डाउट है किसी का? ओके बिल्कुल, ओके सो दिस इज क्लियर। ठीक है आगे बढ़े। सो लेट्स मूव टू जुलाई का करंट अफेयर्स अगेन। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी जुलाई का कुछ पार्ट कवर कर लिया, सो इट वुडंट टेक मच टाइम। एक बार क्विकली पीछे से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आगे से थिंग्स वुड बी वेरी रेपिटेटिव। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैक। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या, अगेन वही वही करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 14 टाइगर रिजर्व वाला, कैट्स, ये सब देख चुके हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखो ये कोई छिपकली की स्पीसी मिले, मकड़ी की स्पीसी मिले, इस पे कभी भूले भटके एक साल सवाल आ गया तो 5 सालों में
एक बार सवाल आ गया तो इनके लिए तो आसान है, क्योंकि अंडरस्टैंड कि इनको याद नहीं करना कुछ, इनकी उम्र निकल गई याद करने की, इनको बस चिपकाते रहना है और मोटी पीडीएफ बनानी ताकि बच्चे उल्लू बन जाए कि अरे इसमें 100 पन्ने, इसमें 150 पन्ने, तो मैं 150 वाली पढ़ूंगा कि मेरे पे ज्यादा कंटेंट होगा, एक क्वेश्चन में ज्यादा स्कोर कर लूँ। अगेन आप जो लीड निकालोगे वो वहां से निकलेगी, दोज 80% ऑफ द क्वेश्चन दैट एवरीबडी कैन डू। अगर आप उन क्वेश्चनों में पीछे छूट रहे हो तब इशू है। ठीक है, सो 100 पन्ने की करंट अफेयर की जगह 150 पन्ने पढ़ लो, इनके लिए तो आसान है, इन्हें याद थोड़ी करना है, याद तो आपको करना है। सो अंडरस्टैंड कि कहाँ ट्रैप में फंसने से बचना है, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। अब नया सांप मिजोरम में मिले कि नागालैंड में मिले, हमें उससे क्या, दो स्नेल मिली तो चिपक जाएगी कहीं, उससे दूर ही रहो। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, पीएम केयर फॉर ये स्कीम में पिछली बार पढ़ा चुका हूँ, तो पिछले वाले प्रचंड में हमने डिटेल में देखा था क्या, कि जो ऐसे बच्चे यतीम जो हो चुके हैं, दो हैव बिकम ऑर्फन बिकॉज देयर पेरेंट्स डाइड ड्यूरिंग द कोविड, उनके लिए प्रधानमंत्री ने बोला तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। क्या है कि इनके बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन अलाउ करेंगे, इनको स्कॉलरशिप देंगे, और ये अगर लोन लेना चाहेंगे हायर एजुकेशन के लिए तो 18 साल के बाद इनके नाम की जो एफडी बनी होगी उसके अगेंस्ट ये लोन ले सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स पुरानी स्कीम है तो उतना डिटेल में नहीं आएगा, उसके लिए पोर्टल है, बस मिनिस्ट्री अभी फिलहाल के लिए याद कर लो, विमेन एंड चाइल्ड। और क्या है इसमें कि वही बच्चे जो अपने पेरेंट्स यतीम हो गए, सपोर्ट द ऑर्फिड चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स या गार्जियन ड्यू टू कोविड-19, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन उसके लिए स्कीम है। तो चाचा नेहरू 2.0 भी बोल सकते हो आप इसको। बिल्कुल गुड समैरिटन। ओके ओके बिल्कुल गुड समैरिटन, यस। ठीक है, तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन हो गया। आई स्टेम हमने कल देख लिया था, वो याद करो। अच्छा आप बताओ जरा, कल मैंने बताया था आपको हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, कल भी डिस्कस किया था हमने। उनके अंदर देखा था आई स्टेम, टियर 2 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का अगर आईआईटी दिल्ली की लैब एक्सेस करना चाहता है तो वो आई स्टेम पोर्टल के थ्रू आर&डी का सिस्टम एक्सेस कर सकता है, दैट वाज आई स्टेम। हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, देखता हूँ कितने बच्चों को याद है, कल पढ़ा था ना। वेद प्रकाश कौन था बेटा, वेद प्रकाश तो कोई नहीं था, वेद प्रकाश तो कल शायद नाम ही नहीं आया था। ये आशीष आपने नाम कहां से खोजा, विजय राघवन इज द करेक्ट आंसर। कल पढ़ा था ना ये सब, यार ये याद रखना, देखो ऐसे भूल जाओगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई स्टेम कल कर लिया था, सो नथिंग मच हियर। अब ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इस पे एक्चुअली ई मेधा पे ना शायद अभी हिमाचल प्रदेश का जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है ई मेधा पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है हमारी, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सोवा रिगपा, ये तिब्बतन वाली जो होता है होम्योपैथी। तो आयुष मिनिस्ट्री के अंदर ही कुछ पोर्टल्स लॉन्च हुए थे। ई मेधा बेसिकली है कि ये जो आपके मेधा मतलब क्या होता है, बुद्धि, तो जो पुराने एंशियंट टेक्स्ट हैं आयुर्वेद के उनको डिजिटाइज किया गया इसके माध्यम से, और उनको डिजिटल लाइब्रेरी जो ई ग्रंथालय है एनआईसी रन करती है, ई ग्रंथालय में अपलोड किया था कि जो पुराने आयुर्वेद से रिलेटेड टेक्स्ट जर्नल्स हैं वो सब लोगों को एक्सेस हो पाए, तो उसके लिए ई मेधा पोर्टल है। सही भी ऐसा ही है, एंशियंट हेरिटेज जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा सके। अमर भी ऐसा ही है कि जो बहुत ही पुराने टेक्स्ट हैं उनको डिजिटाइज करके ऑनलाइन डालना है। सो ऑल दीज आर समवॉट सिमिलर, सही थोड़ा सा अलग है इनमें से, बट अमर और ये तो एकदम इसके एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो अमर और ई मेधा तो लगभग एक जैसे हैं, सही थोड़ा सा अलग है बिकॉज उसमें ना सिर्फ रिसर्च के डॉक्यूमेंट है बल्कि और भी कुछ हिस्टोरिकल इम्प्रिंट है। अगर एचआई उसमें जो है वो हिस्टोरिकल इम्प्रिंट के लिए, तो उसमें कहीं चट्टान पे कोई रॉक इंस्क्रिप्शन हो, ऑल दीज थिंग्स वुड बी प्रेजेंट देयर। इंडिजिनस हेल्थ केयर प्रैक्टिस वाला तो सही उससे रिलेटेड है। और ये जो अमर है दैट इज आयुष मैन्यूस्क्रिप्ट्स एडवांस रिपोजिटरी, फुल फॉर्म नॉट इंपॉर्टेंट, बट वही है कि आयुष से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी डिजिटाइज करके ऑनलाइन डालनी है। ई मेधा इज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेस,
तो बेसिक आइडिया समझो, फुल फॉर्म्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमर, सही और ई मेधा किससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से एसोसिएटेड है, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सो भुवन ऐप पुराना है, ये भी कोई नया करंट अफेयर नहीं है। भुवन इसरो के द्वारा बनाई गई एक ऐप है, जो गूगल अर्थ जो काम करता है वही का ऐप काम भुवन भी करता है जो इसरो का है। तो ये पुराना है, अनलाइकली टू बी आज। फिर ये कुछ इंटरनेशनल डेज हैं। अर्थ ओवरशूट डे हम कल कर चुके हैं, जुलाई 29। टाइगर डे भी उसी दिन होता है। अब अगर आपका सीएपीएफ के इंटरव्यू पेंडिंग है और आपने सीआरपीएफ फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, तो आपको पता होना चाहिए सीआरपीएफ डे कौन सा होता है, अदरवाइज नॉट इंपॉर्टेंट। कारगिल दिवस जुलाई 26 को मनाया गया, अनलाइकली टू बी डायरेक्टली आस्क्ड, बट हाँ फिर भी पता होना चाहिए बिकॉज इट इज सेलिब्रेटेड एज विजय दिवस। तो आपको पता होना चाहिए विजय दिवस कौन सा होता है। कारगिल विजय दिवस जुलाई 26, बिकॉज डिफेंस के हैं तो इतना पता होना चाहिए। अनदर मेजर इंपॉर्टेंट डे जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, जुलाई 11 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने देख लिया क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया में काफी सारी चीजें इसको लेके चल रही हैं। बाकी फ्रूट डे है कि पोस्टल वर्कर डे है, एसबीआई डे है, तो एसबीआई में नौकरी करते हो तब इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नॉट इंपॉर्टेंट। नेशनल डॉक्टर्स डे इस साल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कब होता है? जुलाई 1 का। क्यों मनाया जाता है? बिकॉज डॉक्टर बीसी रॉय जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी होते थे, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। सो इस बार भी डॉक्टर्स डे मनाया गया है, तो 1 जुलाई इस साल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? बीसी रॉय चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल भी थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सेव द सेवियर्स इस बार की थीम रखी है, ठीक है। सो वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है दैट इज जुलाई 1, बीसी रे बीसी रॉय के नाम पे मनाया जाता है। अभी कुछ लोगों का देहांत हुआ, दुखद समाचार, बट एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें कोई इंपॉर्टेंट होगा तो देखेंगे। अभी जो केबीसी टाइप के सवाल है ना कि ये भागीरथी अम्मा का निधन हुआ, तो दुखद समाचार, केरला की ओल्डेस्ट लर्नर है, तो बहुत इंस्पायर होना चाहिए इससे, बट अनलाइकली टू बी आस्क्ड। केबीसी में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। सो अब केबीसी नहीं देने जा रहे हैं। भागीरथी अम्मा केरला ओल्डेस्ट, वो केबीसी के लिए कोई जाने की सोच रहा है तो देख लेना। दानिश सिद्दीकी काफी ज्यादा न्यूज में नाम चला। दानिश सिद्दीकी क्या है? फोटो जर्नलिस्ट है, यानी फोटोग्राफी करते हैं कंफ्लिक्ट एरिया से। उनकी अफगानिस्तान में मृत्यु हुई, दुखद समाचार, ड्यूरिंग हिज वर्क। सो दानिश सिद्दीकी किस चीज से एसोसिएटेड है आपको पता होना चाहिए। ही इज अ फोटो जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म से एसोसिएटेड है। पुलिट्जर प्राइज अवार्डी है, पुलिट्जर प्राइज भी आपको पता लग जाएगा किससे एसोसिएटेड है, जर्नलिज्म से एसोसिएटेड है। यूएसए की तरफ से पुलिट्जर प्राइज मिलता है, ठीक है। अब इसमें अफगानिस्तान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मरे, किस मिलिटेंट ने उन्हें मारा, अब ये इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, दिलीप कुमार साहब का निधन हुआ। दिलीप कुमार सिंह का इतना ऐतिहासिक बैकग्राउंड नॉट इंपॉर्टेंट, केबीसी टाइप का पेपर अपना नहीं है। दिलीप केबीसी में जा रहे हो तो उनका पुराना नाम, ओरिजिनल नाम क्या था दिलीप कुमार का? मोहम्मद यूसुफ खान। तो ये केबीसी का सवाल है, ये केबीसी में आएगा ऐसा सवाल, ठीक है, कि विच एक्टर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज मोहम्मद यूसुफ खान। सो आंसर वुड बी दिलीप कुमार, बिकॉज उनका निधन हुआ, ठीक है। ठीक है, सो ये क्लियर है। ओके, ये क्लियर है। आरती, दिस इज द फिफ्थ क्लास गोइंग ऑन ऑफ प्रचंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बुक्स एंड ऑथर का सवाल है। इसमें इंपॉर्टेंट एक तो ये देख लो, अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ हैं, इनके द्वारा एक विमोचन किया गया है जो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करता है, दैट इज शिफ्टिंग ऑर्बिट्स। तो कैसे इंडियन स्टार्टअप्स ग्रो कर रही है उससे रिलेटेड किताब, शिफ्टिंग ऑर्बिट्स, एंड हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, इन इट्स फॉर्मुलेशन, दैट इज अमिताभ कांत। अब अमिताभ कांत के नाम पे ये इशू हुई, बट क्या अमिताभ कांत ने ये पूरी किताब लिखी होगी? वो इतने बिजी इंसान है, उनपे टाइम किताब लिखने के लिए शायद इतना ना हो, तो काफी रिसर्च टीम होती है जो उनके साथ काम करती है, ठीक है। बट उनके नाम से इशू होती है,
सो दैट इज वाई उनके नाम से इशू होती है ये किताब, ठीक है। बट इज द बुक एंटायरली रिटन बाय हिम? नहीं, बुक वुड बी रिटन बाय समबडी एल्स, ठीक है। बट हाँ, अब ये क्योंकि प्रेशर बनाने वालों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, तो वो सीधे ये बुक लिख देंगे कि बुक के ऑथर ये थे। तो नहीं, बुक के ऑथर ये नहीं थे। एक्चुअली इट वाज रिलीज्ड बाय श्री अमिताभ कांत, ठीक है। शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डील विद स्टार्टअप्स। नेक्स्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट किताब है थोड़ी, रेनिगेट्स बॉर्न इन द यूएसए। एक्चुअली ये कॉन्वर्जेशंस का लिस्ट है। अच्छा मुझे बताओ, एक दो किताबें आई थी कुछ टाइम पहले, एक किताब थी बिकमिंग, हु वाज द ऑथर ऑफ दैट बुक? एफकैट में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। और दूसरी बैरक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी आई थी कुछ टाइम पहले, सो व्हाट वाज इट्स नेम? ठीक है, क्विकली टेल मी नाउ। अब फटाफट करेंगे, काफी टाइम हो गया है। सो लेट्स सी कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। Let's see how many of you can give the correct answer. Okay, getting a few right answers now. बिल्कुल, a few right answers now. दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आया, पहले का सही आ गया। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अभी तक सही नहीं आया। मिशेल ओबामा बिल्कुल सही, मिशेल ओबामा आप सही आया। मिस्ट्री चिंटू ने सही जवाब दिया है। सो मिशेल ओबामा इज द करेक्ट आंसर। बिकमिंग का ओबामा की, बैरक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर, वो भी एक क्वेश्चन है। सो रेनिगेट्स में क्या है बेसिकली, ओबामा और ये एक सिंगर है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, इनकी आपस की जो बातचीत है वो इस किताब में कैप्चर होती है। सो उनके बीच की जो बातचीत है, दैट इज प्रेजेंट इन दिस बुक, ठीक है, रेनिगेड बॉर्न इन द यूएसए। सो ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन की बातचीत इसमें कैप्चर की गई है, कन्वर्जेशन से उन दोनों की, बस यही पता होना चाहिए। नथिंग मच इंपॉर्टेंट इज हियर। ये एक किताब आई है, बट अगेन चांसेस आर वेरी लेस, बट फिर भी क्योंकि आपको क्विजेस में दिखेगा क्वेश्चन, तो एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये अशोक लवासा जी ने अपने पिता को डेडिकेटेड एक किताब लिखी है। अनलाइकली टू बी आस्क्ड इन द रियल एग्जाम, बट अगर आप लोग क्विजेस देते हो तो वहां ये सब चिपका देते हैं। अच्छा, कश्मीर वाली कौन सी कह रहे हो यार, ये पूछेंगे नहीं, दीज थिंग्स वुडंट बी आस्क्ड, सो आप स्किप कर सकते हो ऐसी चीजें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब ये द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ये एफकैट के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। स्ट्रेंजर इन द मिरर ये किसके द्वारा लिखी गई है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा, ये जो मूवी डायरेक्टर हैं, उनकी एक तरीके से आप बीती है, ये उनकी स्टोरी डिस्कस करती है। सो स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वीके गोखले साहब कौन थे? ही वॉज द इंडिया के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, भी एक टाइम पे रह चुके हैं, चाइना के एम्बेसडर रह चुके हैं। सो ही वॉज देयर, बट उनकी कोई बुक आई, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो नथिंग मच हियर, ऐसा कोई बहुत फेमस वो नहीं है कि हम उसको पढ़ें या याद करें। वैसे तो देखो इतनी सारी किताबें हैं, तो अगर कोई फंस जाए इसमें से तो आपका बदकिस्मती है, याद कर सकते हो तो कर लो, बट आई डोंट थिंक दैट इज अपने दिमाग में इतनी स्पेस है, ठीक है। ओके, हॉकी 20 टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स कल हमने कवर कर लिया था, कुछ बचा नहीं था उसमें, ये सब मिराई तोमा, सोमाइटी, नए स्पोर्ट्स, ऑल दीज थिंग्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। तो कल की क्लास में वी हैड ऑलरेडी डन, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। हीरोज कनेक्ट क्या है? हॉकी इंडिया का एक पोर्टल है, जो हॉकी प्लेयर्स के बारे में और जानना चाहता है इन्फॉर्मेशन, वो हीरोज कनेक्ट के थ्रू ले सकता है। तो बस इतना याद करना है, हीरोज कनेक्ट कौन से गेम से एसोसिएटेड है? हॉकी से, ठीक है। क्योंकि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन एफकैट में हर ही साल आते हैं, तो हीरोज कनेक्ट पे वो पूछ सकता है एफकैट के पेपर में। बाकी ओलंपिक्स हमने देख लिया। अगला ओलंपिक्स का होने वाला है, पेरिस में होने वाला है। और अब तो 2032 का भी बता दिया उन्होंने, ब्रिस्बेन में होगा। अभी हम अगले पे ही फोकस करते हैं, दैट इज 2024 वाला कहाँ है? पेरिस।
और यहाँ पे तो ब्रेक डांस और इन सब चीजों को भी, ई स्पोर्ट्स, इनको भी इंक्लूड करने की बात चल रही है। तो जब वो टाइम आएगा तब देखेंगे। बाकी अब आजकल चेस तो हर ही कोई ग्रैंड स्लैम जीतता रहता है चेस में, तो नॉट इंपॉर्टेंट, स्किप करेंगे। खेलो इंडिया गेम्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के जो होने हैं, वो कौन होस्ट कर रहा है उसको? हरियाणा होस्ट कर रहा है। पर हरियाणा बोल रहा है 21 में हम होस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हरियाणा बोल रहा है हम 22 में ही करेंगे एक्चुअल में। पर जैसे टोक्यो का नाम हमने टोक्यो 2020 ही छोड़ा, तो नेशनल यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम 2021 ही रहेगा, पर होंगे वो 2022 में। और कहाँ होंगे? हरियाणा में। 2000 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गए कहाँ पे? हरियाणा, ठीक है। अब हरियाणा में कहाँ कहाँ होगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या क्या नए गेम्स है इसमें? गटका, जो पंजाब का एक तरीके का मार्शल डांस है वो। कलारी पैट्टू, ये जो इंडिया की सदर्न स्टेट्स है, केरला में स्पेशली काफी ज्यादा प्रैक्टिस होता है। थांगता, जो मणिपुर का एक तरीके का मार्शल आर्ट्स है। और मलखम, जो सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, इस रीजन में काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। तो दीज 5 इंडिजिनस गेम्स हैव ऑलरेडी आल्सो बीन इंक्लूडेड। तो ये पता होना चाहिए। योगा, गटका कहाँ का है, कलारी पैट्टू कहाँ का है? ये कलारी पैट्टू वो करते हुए देखते होंगे आप, क्या नाम है उसका जो एक्टर है, विद्युत जामवाल, वो करता है कलारीपयट्टू। थांगटा मणिपुर का है, कहाँ का है? मणिपुर का। तो ये जगह पता होनी चाहिए कहाँ का डांस वो है, मार्शल आर्ट। मलखम सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में काफी होता है। तो कला थांगटा तो पता ही होना चाहिए। गटका पंजाब का है तो पता होता है सबको, ठीक है। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ है? 21 के हरियाणा में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो सेकंड एडिशन होने वाला है, ये कहाँ पे होने वाला है? कर्नाटका। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यूथ गेम है हरियाणा में और यूनिवर्सिटी गेम है कर्नाटका में। इन दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रोमिस्ड लैंड इज द करेक्ट आंसर, अंजलि बिल्कुल सही। बैरक ओबामा साहब की जो किताब है सक्षम, अंजलि करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, राकेश ओम प्रकाश वर्मा, बिकॉज वही है बिल्कुल, रंग दे बसंती वाले, ठीक है। ओके ओके, सो दिस इज क्लियर, आगे बढ़े। अब ऐसे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक में जीते नहीं, पर कौन से गेम से एसोसिएटेड है, बिकॉज काफी ज्यादा न्यूज में थे, तो बस स्पोर्ट पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। अदिति अशोक कौन से गेम से एसोसिएटेड थी? गोल्फ से एसोसिएटेड थी। मनु भाकर किस से एसोसिएटेड थी? शूटिंग से एसोसिएटेड थी। इसके अलावा टेबल टेनिस की एक फीमेल सेंसेशन, मानिका बत्रा, जिनकी कंट्रोवर्सी हुई। तो ये कुछ बस पता होना चाहिए कौन से गेम से एसोसिएटेड थी, ठीक है। तो ऐसी कुछ नाम दिए हुए हैं। ये मैंने पिछली बार पढ़ा दिया था शायद। वर्ल्ड का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन बना है, अभिमन्यु मिश्रा। 12-13 साल का लड़का है। पापा ने उसे हगीज के साथ साथ चेस का बोर्ड भी गिफ्ट किया होगा। अभिमन्यु मिश्रा, 12 साल का लड़का, यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बना है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोपा अमेरिका 2021 कौन जीता? कोपा अमेरिका कौन सी गेम से एसोसिएटेड है भाई? फुटबॉल का है, और पहली बार मेसी की लीडरशिप में अर्जेंटीना जीता है। तो कोपा अमेरिका फुटबॉल का चैंपियनशिप है, साउथ अमेरिका की फुटबॉल चैंपियनशिप। मेसी की लीडरशिप में अर्जेंटीना वॉन दिस, ठीक है। 2020 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी दिया हुआ है, तो याद कर लो। कतर वैसे सबको याद ही होगा, ठीक है। सो फर्स्ट मेजर टाइटल मेसी के अंडर अर्जेंटीना ने जो जीता, दैट इज कोपा अमेरिका 2021। इस बार यूरो 2020 कौन जीता था? इटली जीता था। यूरो 2020 यूईएफए कौन जीता इस बार? ये भी फुटबॉल का है। यूरो 2020 इट वाज वॉन बाय इटली। सो क्योंकि पुराना हो चुका है तो अनलाइकली टू बी आस्क्ड, बट हाँ नाम पता होना चाहिए। पोर्टुगल को हरा के इटली वॉन। 2020 का एशियन फेडरेशन विमेन्स एशिया कप फुटबॉल मुंबई पुणे होस्ट करेंगे, महाराष्ट्र होस्ट करेगा। अनलाइकली टू बी आस्क्ड, बिकॉज एक तो एशिया का है, इंटरनेशनल वाला भी नहीं है। विमेन्स एशिया कप का फुटबॉल टूर्नामेंट, सो चांसेस लेस है। बट सी एंड याद रह गया तो ठीक, डोंट एम्फेसाइज ऑन दिस, ठीक है। नेक्स्ट है सुधीरमन कप, आपको पता होना चाहिए। सुधीरमन कप कौन सी गेम से एसोसिएटेड है? और बीडब्ल्यूएफ की जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो 2026 में होगी, तो अभी तो बहुत टाइम है, तो इसको याद करना जरूरी नहीं।
बस ये याद कर लो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, सुधीरमान कप। कई बार पूछ लिया जाता है ये कप किससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट विमल्डन, दिस इज इंपॉर्टेंट। विमल्डन में कौन क्या जीता ये इंपॉर्टेंट है। विमल्डन कौन से कोर्ट पे होता है, क्ले कोर्ट पे होता है या ग्रीन कोर्ट पे होता है, पहले तो ये बताओ। पहले बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ये चीज। बिल्कुल मिस्ट्री, आपने भी सही जवाब दिया। श्रेयांश बोल रहे हैं वो कलरी टू सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र अभी होंगे यार, देखते हैं कितने सेशन होंगे, बट अभी कंप्लीट जितना हो पाएगा। और आप मोस्ट इंपोर्टेंटली कंप्लीट से भी ज्यादा अब आप लोगों का सपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि और सेशन लेने हैं या नहीं, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अदर। नाउ डोंट थिंक कि आप लोगों पे ऑलरेडी अच्छा कंटेंट आपको इधर उधर से मिल रहा है, तो आई होप कि अब आपको ऐसा कुछ वो होगी नहीं, तो इधर उधर कंटेंट मिल ही रहा होगा। ठीक है, सो आगे इसमें क्या है अपना विमल्डन। विमल्डन कौन कहाँ जीता, लॉन, जस्ट लेट मी लेट, हाँ सबसे पहले मेन सिंगल में भाई जोएक की कंटिन्यूअस रेंज चलती रह रही है। जोकोविक सर्बिया के जो है उन्होंने मेन सिंगल में जीता, और मैटियो बेरेट्टी को इटली के हराया। तो इसमें हराया किसको इंपॉर्टेंट है, बेरेट्टी को हराया। बेरेट्टी को हराया इटली के। जीता कौन है, नोवाक जोकोविक जीते, कंटिन्यूअसली जीत रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। फीमेल्स में कौन जीता, एशलिक ब्रेटी ऑस्ट्रेलिया की जीती। मेंस डबल नॉट इंपॉर्टेंट, विमेन्स डबल नॉट इंपॉर्टेंट, मिक्स डबल्स नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बस यही इंपॉर्टेंट है। विमेन्स सिंगल में कौन जीते, एशलिक ब्रेटी ऑस्ट्रेलिया की। मेन सिंगल में जोकोविक किसको हराया, मैटियो ब्रेटी को इटली के। अब ये समीर बनर्जी बॉयज सिंगल जीता, अनलाइकली टू बी आज, बट इंडिया ने तो इसलिए दे रखा है, तो देख लो आप भी, समीर बनर्जी बॉयज टाइटल जीता है उसका। ओके ओके, सो दिस इज क्लियर। बाकी नॉट इंपॉर्टेंट। बाबर आजम का हमने पहले भी देख लिया था शायद एक दो क्लास पहले की, हाईएस्ट रन स्कोरर है। और क्रिस गेल ने T20 में रन बनाने वाले फर्स्ट क्रिकेट स्कोरर 14,000। हाँ, आईसीसी का जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, यूएई और ओमान में हो रहा है। इंडिया में होना था ओरिजिनली, इंडिया में कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा। सो बीसीसीआई ने अब इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ, यूएई ओमान में। सो आईसीसी का मेन T20 वर्ल्ड कप होस्ट इंडिया ही है, बट हो कहाँ पे रहा है, यूएई और ओमान में हो रहा है। ठीक है, विमिल्टन का इंपॉर्टेंट आशुतोष क्या क्या, मेन सिंगल कौन जीता, नोवाक जोकोविक जीता, किसको हराया, मैटियो बरेटी इटली के हराया। विमेन सिंगल कौन जीता, एशलिक जीती, जो कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। करंजुले ये तो मैं ऑलरेडी कम करके बता रहा हूँ बेटा, जो याद रखना है। अगर आप और चीजें देखोगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट वी हैव टू रिमेंबर। ये नौका कल हमने डिस्कस कर लिया था। यूरोपा क्लिपर मिशन कहाँ का है, यूरोपियन, यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोप का नहीं है, यूरोपा क्लिपर मिशन नासा का है। और यूरोपा मून है एक्चुअली, इट इज द मून ऑफ जुपिटर। तो वहां ये मिशन भेजा जा रहा है, यूरोपा क्लिपर मिशन बाई नासा। तो अगर ऑप्शन में दे दे कि यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, तो नहीं, इट इज नासा का मिशन। और वही जो स्पेसएक्स का फैल्कन है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा हाँ, ये जुपिटर का हमने एक और चीज स्टडी की थी, वर्ल्ड का, हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून, क्या नाम था उसका, ये भी कुछ दिनों पहले पढ़ा है, देखता हूँ कितने बच्चों को याद है अभी। नौका देख लिया था हमने। आर्टेमिस प्रोजेक्ट किसका है, आर्टेमिस प्रोजेक्ट, आर्टेमिस प्रोजेक्ट अगेन नासा का प्रोजेक्ट है। इसमें नासा का क्या लक्ष्य है आर्टेमिस प्रोजेक्ट के अंदर, कि वो लूनर मैंड प्रोजेक्ट इवेंचुअली भेजेगा, यानी चांद पे दोबारा से, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड किया था वैसे ही दोबारा से इंसान को भेजेंगे। और फ्यूचर में तो इसमें लॉन्ग टर्म विजन ये भी है कि वहां पे आउटसाइड स्पेस में, आउटर स्पेस में हम पूरी एक सोसाइटी बनाएंगे, लूनर मून को कोलोनाइज करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। सो आर्टेमिस प्रोजेक्ट किसका है, नासा का है, और चांद पे इंसान को लैंड कराने की कोशिश है। मैगलेव ट्रेन कौन सी होती है, मैग्नेटिक लेविटेशन पे जो ट्रेन वर्क करती है, यानी जो हवा में दौड़ती हुई ट्रेन होती है, सो दीज आर मैगलेव ट्रेन। ओके ठीक है, ये लिंगलोंग वन क्या है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लिंगलोंग वन बेसिकली चाइना के द्वारा स्मॉल स्केल पे कॉमर्शियल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर बनाने की जो कोशिश है, दैट इज, उसका नाम है लिंगलोंग वन। अगेन याद रहता है तो ठीक, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल्सो।
लिंगलोंग वन, याद कौन सा रखना था जो हमने कल पढ़ा था, तियांगोंग, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को टक्कर देने के लिए चाइना अपना बना रहा था। ओके, सो लिंगलोंग वन देख लिया। नथिंग मच हियर। ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड हमने देख लिया था। ब्लू ओरिजिन का ओनर हमने पीछे पढ़ लिया था। सो दैट इज वाई दो जगह से पढ़ते हैं तो हमें बहुत जल्दी पता लगता रहता है कि क्या क्या चीजें हमने स्किप की। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये वहां हमें नहीं मिला था बट यहाँ मिल गया, ठीक है। तो फास्टर, फास्टर क्या है? जैसा ऐसा होता है ना कि कोर्ट ने, सपोज सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कह दिया कि बेल दे दो इस क्रिमिनल को, पर क्या होगा, ये बेल का जो एक ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर पुलिस वाले कोर्ट से कनेक्ट कलेक्ट करेंगे, फिर ये कोर्ट पुलिस वाले लेके ये ऑर्डर जेल वालों के पास जाएंगे, फिर जेल वाले वो ऑर्डर देखेंगे, फिर इंसान को रिलीज करेंगे। तो पता चल रहा है इसी में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये प्रोसेस इतना लंबा ना हो, डायरेक्टली जैसे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तुरंत जेल अथॉरिटी के पास ऑर्डर पहुंच जाए, ताकि वो इंसान को तुरंत बेल मिल जाए। सो इसी के लिए एक फास्टर इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में स्टार्ट किया गया, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब की अध्यक्षता में दिस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड, और इसको क्या नाम दिया गया? फास्टर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फास्ट फॉरवर्ड होगा किस चीज का प्रोसेस? बेल ग्रांट करने का प्रोसेस, ठीक है। तो फास्टर देख लिया। कला विश्व पोर्टल क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने लॉन्च किया है। किससे रिलेटेड है? ट्रेडिशनल और फोक आर्टिस्ट जो होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां पे वो अपनी स्किल लोगों को दिखा सके। तो उसके लिए कोविड टाइम में, क्योंकि लोगों को फिजिकली बुलाना संभव नहीं था, इसलिए कला विश्व ऑनलाइन किया था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फास्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो किसान सारथी हम सभी समझ सकते हैं, किसान है, सारथी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का होगा। विकास इंजन, विकास इंजन किसके अंदर होता है? हमारा जो जीएसएलवी होते हैं, जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल्स होती है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स। तो जो उनकी कोर लिक्विड स्टेज होती है उसका जो इंजन होता है उसका नाम विकास इंजन होता है। और यही इंजन जो हमारा गगनयान प्रोग्राम है, आउटर स्पेस में फर्स्ट ह्यूमन को लेके जाने का, उसमें पावर करेगा। तो विकास इंजन किस में होता है? जीएसएलवी में लोकेटेड होता है। और ये जो कोर लिक्विड स्टेज का जो होता है उसी को विकास इंजन बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग चलती रहती है बहुत लंबे टाइम से। ओके, सो नथिंग मच हियर। हाँ, स्पर्श, स्पर्श मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो पेंशन, आपको पता है डिफेंस पर्सनल है तो ओनली पर्सनल जहां पे अभी भी पेंशन मिलती है, अदरवाइज बाकी सब जगह नेशनल एनपीएस लागू हो चुका है। सो स्पर्श, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेंशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये अपने डिफेंस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसको स्पर्श पोर्टल बोलते हैं, सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पेंशन से एसोसिएटेड कौन सा हो जाएगा? स्पर्श पोर्टल। अब ये वन लाइनर याद रखो, इससे ज्यादा याद करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर। इंद्रजाल कोई बच्चा पूछ रहा था, तो मैंने आपको बताया था इंद्रजाल प्राइवेट एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम है। तो ड्रोन आया और ये इस अगर घेरे के अंदर आ गया, जैसे याद करो आयरन डोम हमने एक पढ़ा था ना, आयरन डोम किसका था? वो पहले पढ़ा था, याद करो आयरन डोम एक। तो अब सपोज कोई ड्रोन आया तो इसके एरिया में, अगर इसके घेरे में आ गया, तो इसकी मदद से हम इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकें, इसको इंद्रजाल नाम दिया गया। प्राइवेट एजेंसी ने डेवलप किया। बस ये याद रखना है कि भारत सरकार या डीआरडीओ ने इसको डेवलप नहीं किया, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय ए प्राइवेट एजेंसी। नाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। विंडोज 11 लॉन्च हो चुकी है, बिल्कुल लॉन्च हो चुकी है विंडोज 11। नथिंग मच हियर। ये कुछ सैटेलाइट्स हैं, नॉट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलीकॉप्टर मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऐसी कोई खास नहीं है। हाँ, ये विद्या बालन फायरिंग रेंज इंडियन आर्मी ने कहाँ पे घोषित करी है? गुलमर्ग में, कश्मीर में एक फायरिंग रेंज विद्या बालन है। वुडंट बी आस्क्ड इन योर रिटन एग्जाम, आई डोंट थिंक ये सब पूछेंगे, बट शी इज द ओनली एक्टर टू, हाँ नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, आई गेस इट इट कैन बी स्किप्ड। आकाश एनजी मिसाइल हमने कल कर ली थी। बाकी आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट। हाँ, मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। इंदिरा कल देख लिया था, इंडिया रशिया की नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज। कटलास देख लिया था, ईस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट पे था। एक्सरसाइज शील्ड, एक्सरसाइज शील्ड किन की है?
इट इज अ ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज। टेबल टॉप मतलब क्या होता है? बेसिकली वॉर गेमिंग। तो इसमें क्या एक्सरसाइज शील्ड क्या है? 3 देशों का ज्वाइंट है, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। ये तीनों क्या कर रहे हैं? सिम्युलेट कर रहे हैं। अगर असल में जैसे आप लोग पबजी में गेम खेलते हो, वैसे ही ये वॉर गेमिंग होती है। इसमें स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं कि अगर ये होगा तो क्या एक्शन लिया जाएगा, ये होगा तो क्या लिया जाएगा। तो बेसिकली ओशियन में जितने भी मैरीटाइम चीजें हो सकती हैं, रेस्क्यू, ये ड्रग ट्रेड, नार्कोटिक्स का, इसको लेके सब प्लान चल रहा है, ठीक है, मुंबई में, ठीक है। सो एक्सरसाइज का क्या नाम था? एक्सरसाइज का नाम था शील्ड, एक्सरसाइज शील्ड ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। ओके, सो दैट इज आई गेस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी ये फाइनेंस वाला आ गया, सो दैट वी वुड डू टुमारो, अदरवाइज क्लास काफी लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी काफी ज्यादा बच्चे गायब हो चुके हैं क्लास से। गैनीमेड वाज द करेक्ट लार्जेस्ट मून जो हमारे सोलर सिस्टम में किसी प्लैनेट का है, दैट इज गैनीमेड ओनली। सो ऑलरेडी काफी सारे बच्चे गायब हो गए क्लास से। आयरन डोम इसराइल का था, बिल्कुल। S-400 ट्रायम्फ रशिया का, इंडिया खरीद रहा है। थर्ड यूएसए का है, लविशा बिल्कुल सही। पृथ्वी इंडिया का पृथ्वी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पीएमडी, और उसका एक नीचे वाला एरिया है एडवांस एरिया डिफेंस, अभी वो बना नहीं है कंप्लीटली। ओके, सो दैट इज क्लियर। बिल्कुल, जितने बच्चे जिंदा है तो आप सभी को नमन कि आप लोग अभी तक टिके रहे। सो लार्जली हमारा जुलाई का भी खत्म हो गया। अब देखते हैं कि आगे कंटिन्यू करना है क्या नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज मेकिंग मच सेंस कि इस चीज को हम आगे करें, because a number of students are gradually dropping, so I don't think we would be continuing this forward. देखते हैं फिर भी, let's try। SSB_success टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे ये क्लास हम लाइव करते हैं। so those of you who haven't yet joined the channel, अगर वो चैनल ज्वाइन कर लेंगे और ये क्लास जो रोज लाइव हम कर रहे थे 9:30 बजे, उस क्लास को अगर वो लोग लाइव अटेंड करेंगे, so it would be great, because we are doing this all for free, and if you want more such free content, then it is only possible if we get adequate support from students. Otherwise it is not making much sense in any way to continue all this, to invest all the time, resource and energy into all of this. So अगर आप चाहते हैं ये चीज आगे हो, तो प्लीज ट्राई टू कम लाइव इनटू द क्लास। 9:30 PM पे टेलीग्राम चैनल पे हम ये लाइव कर रहे हैं। ऑल दीज क्लासेस आर हैपनिंग लाइव। Also, these classes are free, so if you attend these classes, you would be able to ask your doubts. ये जो प्रचंड सीरीज है, इसमें हम एग्जाम का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, you have already seen, we are trying to do already 5 days हम कर चुके हैं, hardly 4 days are remaining, और उसमें हम जितना भी एग्जाम का और बचा होगा वो कंप्लीट कर देंगे, so you can do that. Those of you who are here for the first time, hi guys, I am Akshay. I am from the 130th course of National Defense Academy, और ये क्लास रोज शाम को 9:30 बजे होती है, टेलीग्राम चैनल पे होती है। और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आज आपने उसका सैंपल देख ही लिया कैसे होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, SSB_success, जहां पे आपको ये क्लासेस का नोटिफिकेशन और मुझसे 1-to-1 डाउट पूछने का मौका भी मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं जल्दी। टिल देन कीप ऑन प्रिपेयरिंग, बाय बाय, गुड लक, जय हिंद।